द वन ऑफ द फेमस राइटिंग द रेप ऑफ लॉक। आज जो राइटिंग हमारे पास एनलाइटमेंट एरा का है, एनलाइटमेंट एरा एंड द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। अगस्टन लिटरेचर के नाम से भी इस एज को जानते हैं और इस राइटिंग को रिकॉर्ड ब्रेकिंग राइटिंग थी। एंड अगेन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में ऐसे ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज इस पोएम के, लॉन्गेस्ट पोएम ऐसे, ठीक है। द रेप ऑफ लॉक, जैसा आपको टाइटल दिख रहा होगा, अगेन इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव टाइटल है। इसके साथ अलेक्जेंडर पॉप को स्पेशल टाइटल देखो, बहुत ज़्यादा सटायर, सटायर यानी ताने कसना, द एज ऑफ अगस्टन लिटरेचर या एनलाइटमेंट या द एज ऑफ सेटरिज्म। जब सटायर बहुत ज़्यादा आए थे, सटायर द लो लेवल ऑफ सटायर ऑल्सो, ज़्यादा से ज़्यादा ताने मारने, एंड द सेटरिस्ट एज, द एज ऑफ द सटायर। ऐसे में अलेक्जेंडर पोप का नाम कोई नहीं भूल सकता। अलेक्जेंडर पोप के सटायर इस लेवल तक आगे थे कि लोगों ने, बाकी पोइट ने डरना शुरू कर दिया था इनसे। इसीलिए इन्हें द वेस्प ऑफ विकिनहैम भी कहा जाता है, वेस्प ऑफ विकिनहैम, ठीक है। वेस्प का मतलब ततैया, विकिनहैम का मतलब इतने ज़्यादा सटायर खतरनाक कि कोई कॉफ़ी भी अगर कॉफ़ी शॉप में पी रहा हो और अलेक्जेंडर पॉप वहाँ दिख गए तो उसके ऊपर भी एक हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट को लेके देखो, हीरोइक कपलेट को लेके इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था। आजकल के अगर वो राइटर उसको लिखने बैठे, दो लाइन ही अगर लिखने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। ये तो अलेक्जेंडर पॉप थे। जैसे एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म आपने पढ़ा हो तो उसमें नो दिन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, ना तुम इंसान इतने बड़े नहीं हुए कि तुम भगवान को समझना शुरू करो, जबकि इंसानों के पास बेहतर ये वो खुद की पढ़ाई करें, खुद को वो देखे, खुद को स्कैन करें। ऐसी ऐसी लाइन जो है वो अलेक्जेंडर पॉप की वजह से मिली है। तो इसके नीचे देखो हीरोइक कपलेट में अगेन लाइन, ये इसी जो आज हम जिसे करने वाले द रेप ऑफ लॉ, उसमें कैंटो नंबर 5, कैंटो 5 आप कह सकते हो फिफ्थ पार्ट अगेन, उसमें क्लैरिसा की स्पीच है। ये आपको एंड में समझ आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। वो क्लैरिसा की जो स्पीच है वो ये है, दैट द ब्यूटी इज इन वेन देयर प्रेटी आइज मे रोल, द चार्म स्ट्राइक द साइड बट द मैरिड विंस द सोल। अगेन देखो, एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द कपलेट इन द साउंड, इयाम है पेंटामीटर, एक साउंड ऊपर एक साउंड नीचे। पर देखो क्लैरिसा की कितनी ब्यूटीफुल स्पीच है कि ब्यूटी तो वो चीज़ है जो कि सिर्फ आँखों को, ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है ब्यूटी, तो सिर्फ आँखों को दिखती है ब्यूटी, सिर्फ हम ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं। जबकि जो मेरिट है, मेरिट एक ऐसी चीज़ है जो कि आत्मा को छू जाती है। खूबसूरती तो वो जो कि बाहर की रूपरेखा है, पर गुण वो जो कि आत्मा से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी सी राइटिंग और इस तरह की वो, और हीरोइक कपलेट का एक एक्सलेंट टेस्ट। और हमारे पास फाइनली जो वर्क है द रेप ऑफ लॉक, तो रेप ऑफ लॉक 18th सेंचुरी, अगैन अलेक्जेंडर पॉप, ठीक है। इनके हम वर्क को पढ़ने वाले। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी है। देखो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी जाएगी, पर इसके अलावा आपको कोई भी गाइड और कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही मैं सब कुछ क्लियर करवा दूंगा और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो एंड तक आप अच्छी तरह से बस देखना, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना ताकि नोट्स बनाने के लिए आपको इसमें मिल जाए। और बाकी मैं, हाँ, नीचे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी बच्चों के कि टेलीग्राम पे आप डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, तो मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स पक्का डालूंगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। इमरजेंस ऑफ पोएम, ठीक है। तो लॉक का मतलब क्या है, यहाँ पे बाल है ना, बालों को काट दिया गया है सीजर के साथ। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कवर पेज में एक सीजर है ना, सीजर से बालों को काट दिया गया है। तो इसी का मतलब है सीजर यहाँ पे एज एन रेप का सिंबल है, यानी जो काटने का। लॉक अगेन द ब्यूटी का सिंबल, यानी बालों को काटा गया। इसीलिए इस पूरी पोएम का जो नाम है अगेन द रेप ऑफ लॉक है। तो रेप ऑफ लॉक मीन्स अगेन लॉक का रेप कर दिया, रेप का मतलब यहाँ पे काट दिया है। हाँ, कि ऐसे टर्म का यूज़ क्यों किया गया ये तो लगता ही होगा कि इस तरह के वर्ड पर अगेन सटायर लिखना था। और द वेस्प ऑफ विकिनहैम, अलेक्जेंडर पॉप के हाथ में पेन है, तो अब ऐसे टाइटल और इस तरह की तो राइटिंग आने वाली थी, तो ऐसा तो लिखना ही था उन्हें। तो अब इसमें एमरजेंस ऑफ पोएम, यानी ये जो पोएम है इसने एक फॉर्मेट कैसे गेन किया, किस तरह से ये एक पूरे पोएम के फॉर्मेट में, ये जो पोएम है इसके कितने पार्ट्स, पहले कौन से पार्ट पब्लिश हुए, बाद में क्या चीज़ ऐड किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है जब हम इस पोएम को रीड कर रहे होते हैं, तो या हम जब इसके ऊपर एक तो पूरी डिटेल एनालिसिस करनी है यहाँ पे। फर्स्ट थिंग देखो, 1711 में अलेक्जेंडर पॉप ने इस पोएम को लिखना शुरू कर दिया। 1712 में द रेप ऑफ लॉ के 2 कैंटोस लिखे गए। तो एक तरफ आप ऐसे लिख लो 1712,
1712 में 2 कैंटोस, ठीक है। कैंटोस को लेके कंफ्यूज नहीं होना, कैंटोस का मतलब सिंपल होता है पोएम को जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंटोस। तो पहले अलेक्जेंडर पोप ने बड़े बड़े 2 कैंटोस लिखे, कब लिखे? 1712 में 2 बड़े बड़े कैंटोस आ गए। उसके बाद क्या करा इन्होंने, 1714 में, ठीक है, 1714 में पब्लिशिंग से पहले 1714 में 5 कैंटोस तक पहुंचा दिया इन्होंने, ठीक है। कितने कैंटोस कर दिए? 5 कैंटोस तक। और उसके बाद 1717 में फाइनली पब्लिश किया गया है इस पोएम को। जो 1717 में जब इसे पब्लिश किया गया तो इसके साथ एक क्लैरिसा की स्पीच ऐड कर दी गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, किसकी स्पीच ऐड कर दी गई? क्लैरिसा की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि यूजीसी नेट या आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हैं तो उसमें पक्का आता है कि अलेक्जेंडर पॉप ने जो द रेप ऑफ लॉक है उसमें किसकी स्पीच को लास्ट में ऐड किया, तो 1717 में क्लैरिसा की स्पीच को ऐड कर दिया। तो फाइनल वर्क हमारे पास कौन से ईयर का है? 1775 कैंटोस प्लस क्लैरिसा स्पीच, है ना। 5 कैंटोस के साथ क्लैरिसा की स्पीच के साथ ये जो पोएम है, अगेन रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोएम अलेक्जेंडर पॉप की, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटार इन हीरोइक कपलेट, ठीक है। तो 1712 में 2 कैंटोस, अगेन 1714 फॉर द 5 कैंटोस, एंड 5 कैंटोस प्लस क्लैरिसा की स्पीच 1717। तो ये जो नेक्स्ट है आपके पास स्लाइड, द बिगिनिंग सीन ऑफ द पोएम, ये हम जो फाइनली ये जो पूरा वर्क है ये सटायर है। सटायर का मतलब ताने कसना। अब इतना जो बेहतरीन ताने मारने के लिए अगर आपको सटायर करना, और अगर ये एज हो द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी जहाँ अलेक्जेंडर पॉप और ड्राइडन, ठीक है, ड्राइडन भी बहुत परफेक्ट जिन्होंने बहुत सारे सटायर लिखे हैं। अब ऐसे ऐसे जब पोएट हो तो नो डाउट जो हमारे पास इसके पीछे जो रीज़न मिलेगा, जो प्लॉट मिलेगा, बहुत ही वीक प्लॉट होगा। प्लॉट का मतलब कहानी कुछ भी नहीं होगी, पर उसको लिखने का जो स्टाइल है, तो स्टाइल और डिक्शन दैट इज़ टू मच परफेक्ट। तो ये एज जो है वो स्टाइल और डिक्शन की वजह से फेमस है। यानी आपको रीज़न कुछ भी नहीं है ना, रीज़न कुछ भी नहीं है, यानी कोई प्लॉट ही नहीं है, कहानी का कुछ भी बेस नहीं है। पर कहानी का बेस नहीं है, पर उसे जिस अदा से लिखा गया है हीरोइक कपलेट के वे से, और जिस तरह से अपनी उस छोटे सी चीज़ के ऊपर कैसे सटायर रखा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो एज ऑफ कंटेंट नहीं है, एज ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन है, ठीक है। तो ये एज ऑफ सटायर या एज ऑफ द रीज़न और एज ऑफ स्टाइल एंड डिक्शन, इसीलिए इस एज को कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें जो है जो राइटिंग है वो उसके फॉर्म से जानी जाती थी, उसके स्टाइल से, उसके डिक्शन से, और इयाम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म से, ठीक है, ये इन सब की वजह से जानी जाती थी। तो बिगिनिंग सीन ऑफ द पोएम, जब ये पोएम के सीन है तो 12 बजे दिखा रखे हैं, ठीक है, 12 बजे रात के। बेलिंडा इज ए सेंट्रल कैरेक्टर, बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर बेलिंडा। बेलिंडा हीरोइन है इसमें, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो सो रही होती है। और जब बेलिंडा सो रही होती है तो देखो उसके सपने में एक हैंडसम आता है, और वो हैंडसम उसे कुछ बता के जाता है। और वो हैंडसम क्या बता के जाता है? फीमेल आफ्टर द डेथ चेंजेस, के जैसे मरने के बाद जब औरत कोई मर जाती है तो किस किस चीज़ में बदल सकती है। ये मैंने इसलिए, देखो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी, जो जो कहानी अगर स्टार्ट होगी, जहाँ से ये पूरी पोएम स्टार्ट होती है, उसका एक बैकग्राउंड एनालिसिस है। ये बिल्कुल रूट लेवल तक है कि आपको समझ आना चाहिए, जब मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा क्यों है, कैसे है वो। इसीलिए मैंने इस स्लाइड को आगे ऐड कर रखा है, ये बताने के लिए कि बिगिनिंग फेज़ क्या है। बिगिनिंग फेज़ में ये है कि बेलिंडा सो रही होती है सिंपल, उसके सपने में एक हैंडसम आता है, और वो हैंडसम बोलता है क्या है? फीमेल आफ्टर डेथ चेंजेस टू डिफरेंट फॉर्म। मरने के बाद फीमेल अलग अलग फॉर्म में बदल जाती है, मरने के बाद अलग फॉर्म में, ठीक है। जैसे कहते हैं एनर्जी कैन नीदर ब्रिगेडेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए कई बोलते हैं कि साइंटिफिक राइटिंग थी अलेक्जेंडर पॉप की, ऐसा नहीं था कि ड्राइडन और पॉप ने ऐसे ही लिख दिया, पर उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न भी थे। ये एनर्जी का एक कंसेप्ट है, तो वो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकैप्सुलेट किया गया सबको। तो आपको बस ये समझना है, बेलिंडा सो रही थी, उसके सपने में कौन आता है? एक हैंडसम आता है, और वो बोलता है फीमेल मरने के बाद किस किस फॉर्म में बदलती है। ये फॉर्म आपको याद होने चाहिए नॉर्मल, कि अगर कोई फीमेल शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता हो उसे, तो उसकी शेप किस में बदल जाएगी? सैलमेंडर। सैलमेंडर आपको पता होगा क्या होता है, काले और पीले से, जैसे कि काले रंग की छिपकली होगी उसके ऊपर पीले रंग के वैसे बने होंगे, ठीक है, आप गूगल पे भी देख सकते हो, सैलमेंडर को डाल के वो उसमें बदल जाती है। और एलिमेंट क्या है? फायर, ठीक है। एलिमेंट क्या है? किस एलिमेंट में? फायर। फायर एलिमेंट है, यानी जो ज़्यादा गुस्सा करती है वो जो लड़की होती है उस वो फायर को रिप्रेजेंट करती है, और वो किस शेप में बदल जाती है? मरने के बाद वो किस शेप में बदल जाएगी? सैलमेंडर में। इनडिसिसिव वुमेन, जो डिसीजन नहीं ले सकती वुमेन, यानी जो पैराप्रैक्सिस में हो, ऐसी जो वुमेन है, वो जो एलिमेंट है वो उसके लिए कौन सा एलिमेंट है? वाटर।
यानी वाटर एज एन एलिमेंट रख रखा है कि पानी को वो सिंबलाइज करती है और मरने के बाद वो निम्फ में बदल जाएगी। ठीक है, निम्फ का मतलब क्या है, देखो ये सारी जो है इसमें ये सारी की सारी स्पिरिट्स हैं। तो स्पिरिट जैसे कंसेप्ट को यूज़ कर रखा है ना, इससे पहले भी स्पिरिट को यूज़ किया गया था, बिल्कुल आप समझ रहे हो, विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया था, जैसे मैकबेथ में यूज़ है स्पिरिट का। ठीक है, तो वो ये तो स्पिरिट का यूज़ है इसमें। अब स्पिरिट के यूज़ ने बताया कि ऐसी औरत जो मरने के बाद अगर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है तो वो फायर का सिंबल है, वो सेलेमेंडर के शेप में बदल जाएगी। ठीक है, और ऐसी औरत जो कि बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो, शांत हो, डिसीजन नहीं ले पाती, वो पानी का सिंबल है और मरने के बाद वो निम्फ यानी एक तरह के स्पिरिट में बदल जाएगी, वाटर के। और मूडी वुमेन जो है वो एलिमेंट अर्थ का माना जाएगा और वो शेप नॉम में शेप में। ठीक है, नॉम, ये नॉम बोलना है आपको, जी नहीं बोलना। ये सारी स्पिरिट है, देखो सेलेमेंडर स्पिरिट है, निम्फ पानी की स्पिरिट, फायर की स्पिरिट सेलेमेंडर बोल रखा है, और जो वाटर की स्पिरिट है वो निम्फ है, और जो अर्थ की स्पिरिट है वो ग्नोम है, और उसमें फ्लर्टी हैप्पी गर्ल, जो फ्लर्टी गर्ल होती है वो मरने के बाद उसका एलिमेंट क्या है, हवा में बदल जाएगी, और उसके लिए क्या है, सिल्फ। ठीक है, तो ये सारे बता रखे हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस स्पिरिट और द गार्ड बाय ऑल दिस स्पिरिट। तो बेलिंडा को ये बोला गया, किसने, हैंडसम ने आके बोला कि मरने के बाद जो औरत है वो कई सारे स्पिरिट में बदलती है, पर जाओ मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ कि तुम इन सभी स्पिरिट से बची रहोगी। ना तुम्हारे जिनका एलिमेंट वाटर वाले स्पिरिट तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते यानी निम्फ, फायर वाले स्पिरिट कुछ नहीं कर सकते यानी सेलेमेंडर, अर्थ वाले स्पिरिट कुछ नहीं कर सकते जैसे नॉम, एयर वाले स्पिरिट कुछ नहीं कर सकते जैसे सिल्फ। तुम इन सब से जो हो, इन सब से तुम प्रोटेक्टेड हो, ये सारी जो स्पिरिट्स हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ये स्टार्टिंग है इस पोएम की। ठीक है, स्लाइड आ गई। ठीक है, स्लाइड आपके पास कैरेक्टर्स की स्लाइड है, दिमाग में स्टोर रखना है, कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट ईयर। कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर क्योंकि कैरेक्टर्स यहाँ पे नॉर्मली एक कैरेक्टर नहीं है, इसके साथ साथ बैकग्राउंड अटैच्ड है पोएम की। अब पोएम की बैकग्राउंड कैसे है देखो, फर्स्टिंग बेलिंडा, बेलिंडा भी मैंने बताया था एज द फीमेल हीरोइन, और तो सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा ही है। पर जो बेलिंडा का जो कैरेक्टर है वो हिस्टोरिकली एरेबेला फरमोर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि जो पोएम है उस पोएम में बेलिंडा लिख रखा है, पर हिस्टोरिकली सच में इस तरह की एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, एरेबेला फरमोर। अब एरेबेला फरमोर कौन है, देखो पोप है, पोप के सर्कल में, सोशल सर्कल का मतलब है पोप के दोस्तों में एक थी एरेबेला फरमोर। ठीक है, एरेबेला फरमोर, और दूसरा कौन लड़का था, एक लड़का जिसका नाम था लॉर्ड पीटर, है ना, लॉर्ड पीटर बैरन। तो रॉबर्ट लॉर्ड पीटर कह सकते हैं, तो रॉबर्ट लॉर्ड पीटर, एक तरफ रॉबर्ट लॉर्ड पीटर, ये रहा देखो रॉबर्ट लॉर्ड पीटर, ये सोशल सर्कल में ही था, किसके, अलेक्जेंडर पॉप के। तो अलेक्जेंडर पॉप के फ्रेंड में देखो एक तो लॉर्ड पीटर है, पीटर बोल रहा हूँ मैं सिंपल पीटर, और एरेबेला फरमोर, ठीक है, ये भी एरेबेला फरमोर, और एक कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल। तो क्या हुआ कहानी में, रियल में क्या हुआ था, इंसिडेंट, एक छोटे से इंसिडेंट हुए थे जिसमें क्या करा था कि मजाक में लॉर्ड पीटर ने एरेबेला फरमोर की पार्टी थी, उस पार्टी में सारे आ रखे थे, तो लॉर्ड पीटर ने मजाक मजाक में एरेबेला फरमोर के कुछ बालों को काट लिया, जैसे मजाक नहीं करते, काट लिया। इस बात पीछे वहाँ काफ़ी कहा सुनी हुई, और फिर आइडिया दिया जॉन कैरलाइल ने। जॉन कैरलाइल ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, और बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे बवाल हो गया था पार्टी में। तो फिर जॉन कैरलाइल ने आइडिया दिया कि एक काम करो, सटायर लिखो इस फीमेल के ऊपर, यानी एरेबेला फरमोर के ऊपर। कि एरेबेला फरमोर ने लॉर्ड पीटर को इतना सुनाया है, पर इसके ऊपर आपको एक सटायर लिखना पड़ेगा। तो कार्लाइल के रिक्वेस्ट से अलेक्जेंडर पॉप लेके आए द रेप ऑफ लॉक। ठीक है, यहाँ से आइडिया मिला, आप देख रहे हो खुद रीज़न कितना वीक है। अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट बहुत वीक है, पर इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, स्टाइल ऑफ डिक्शन जो है, और जो एग्जीक्यूशन है, दैट इज़ रियली परफेक्ट। ठीक है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हुई है पोएम, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोएम मानी गई है। तो एरेबेला फरमोर जो है इज़ अ मेंबर ऑफ द पॉप सर्कल, प्रोमिनेंट रोमन कैथोलिक थी, और लॉर्ड पीटर जो है, जो कि लॉर्ड पीटर जो कि इनके अगेन अलेक्जेंडर पॉप के सर्कल में था। कहानी में लॉर्ड पीटर बैरन के नाम से घूम रहा है, और एरेबेला फरमोर जो कि रियल कैरेक्टर है, लॉर्ड पीटर जो कि रियल कैरेक्टर है, इस पोएम में एरेबेला फरमोर को बेलिंडा से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि लॉर्ड पीटर को बैरोन से रिप्रेजेंट किया है। कार्लाइल को सेम नाम से ही रखा गया है। अब जैसे यहाँ दिखा रखा देखो, सिनोनिम ऑफ द रॉबर्ट लॉर्ड पीटर की जगह यूज़ किया गया है बैरोन को, और एरेबेला फरमोर का जो एरेबेला जो फरमोर है वो उस
जो इनकी पार्टी यानी जो इनकी जो फैमिली और उनकी फैमिली जो एक पार्टी में गई थी, वही वाली बात बता रखी, कुछ बाल को काट लिया था मजाक में। किसने काटा था? लॉर्ड पीटर ने। और जिस वजह से वो जो इशू वहाँ पे क्रिएट हुआ, जो और जो वर्जन ऑफ जो इवेंट्स वहाँ होने लगे, उसी से कार्लाइल ने आइडिया दिया अलेक्जेंडर पॉप को कि कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, कार्लाइल जो है, कार्लाइल अगेन द कैरेक्टर इन द जॉन कार्लाइल इज़ अ फ्रेंड ऑफ द पॉप, ये भी पॉप का फ्रेंड था, एंड दोनों फैमिली का भी फ्रेंड था। एक तरफ लॉर्ड पीटर की फैमिली का भी फ्रेंड और दूसरी तरफ एराबेला फॉरमोर की फैमिली का भी, है ना। तो इट वॉज द कार्लाइल हू सजेस्टेड दैट द पॉप एनकरेज अ रिकन्सिलेशन बाय राइटिंग अ ह्यूमरस पोएम। तो कार्लाइल ने कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, कुछ एक अच्छा सा लिखो ताकि रिकन्सिलेट किया जा सके, और एक ह्यूमरस पोएम लिखो। देखो, रिकन्सिलेट का यहाँ पे फाइनली जो मतलब क्या है, दोबारा से फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। जैसे आप होते हो ना, आप दो दोस्तों के बीच में अगर कहा सुनी हो गई, तो एक आके कहता है नहीं कुछ ऐसा करो ताकि उन दोनों की दोबारा से बन जाए। तो अब इसके लिए तुम्हें चाहे किसी को सुनाना पड़े, या अब देखो फीमेल ने यानी अरेबेला फॉरमोर ने काफ़ी कुछ सुनाया था जो फाइनली लॉर्ड पीटर को। तो अब कुछ ऐसा करना था ताकि ये रिलेशन जो है वो दोबारा से स्ट्रेंथन हो सके और इसको एक सच में एक फेम मिले इसको। तो इसीलिए कार्लाइल ने आइडिया दिया अलेक्जेंडर पॉप को कि आप इसका कुछ ऐसा ह्यूमरस लिखो, कुछ ऐसा ह्यूमरस यानी जिसमें कि सच में फ़न क्रिएट हो, चाहे इसके लिए आपको सटायर का यूज़ करना पड़े, चाहे पन्स का यूज़ करना पड़े। ठीक है, पन लो लेवल ऑफ सटायर होता है, किसी भी तरह से करके कि ये बात जो है, ताकि ये आपस में जो इनका फ्रेंडली रिलेशन है दोबारा से कंसाइल हो सके, रिकनसाइल हो सके। इसीलिए कार्लाइल के इस आइडिया से जो है फाइनली अलेक्जेंडर पॉप जो है वो टच हो जाता है, और उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप लेके आते हैं फाइनली द रेप ऑफ लॉक। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे देखो द म्यूज़। कभी भी कोई भी राइटिंग लिखनी होती थी, जो क्लासिस्ट राइटिंग हो, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी लिखना हो, या ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग लिखनी हो, या कोई फेमस राइटिंग, या कोई ऐसी राइटिंग जो कि द ग्रेटेस्ट है, जैसे होमर की इलियड होगी। ठीक है, इस तरह की अगर आपको राइटिंग लिखनी हो, तो इन फेमस राइटिंग के लिए जो राइटर होते थे वो किसी से पावर ड्रैग करते थे, और जिससे वो पावर लिया करते थे उसे कहते थे म्यूज़। म्यूज़ मीन्स द गॉड ऑफ द पोइट्री, पोएट्री की भगवान। क्योंकि जो लिख रहा है पोएट, उसे लग रहा है कि उसको इसमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी, कुछ पावर चाहिए होगी, तो वो पावर वो इस पोएट्री की गॉडेस से ले सकता है वो, यानी जो म्यूज़ जो है वो भगवान है किसकी? पोएट्री की। और पोएट हमेशा इसी को रिकॉल करता है, कभी लिखने से पहले जो है एक बार नाम ले लेते हैं। जैसे कि कभी भी आप भी कोई काम कर रहे हो तो अपने गुरु या किसी बड़ों का नाम लेते हैं फिर करते हैं, यानी वो नज़र रख रहे हैं वहाँ से, वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। कल परसों अगर कुछ भी उसमें कोई दिक्कत हो तो वहाँ से आपको पावर मिलेगी, यानी वो एक सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, और वो जो सपोर्ट मिलेगा उससे आप लिख सकते हो। जैसे कहते हैं उसको साक्षी मान के लिख रहे हैं, यानी फाइनली किसी भगवान के थ्रू आप जो है एनर्जी को एक्यूमुलेट करके लिख रहे हो। इसी तरह से कभी भी कोई पोएम लिखनी हो और बहुत बड़ा वर्क लिखना हो, तो उसके लिए पहले क्या लिया जाता है? एक परमिशन ली जाती है, परमिशन, और एक तरह से एक पावर ड्रैग किया जाता है, तो भगवान को बुलाया जाता है राइटिंग पे। ठीक है, और तो ऐसी पोएट्री की जो भगवान है उसे क्या बोला गया है? अगेन म्यूज़, उसे म्यूज़ बोलते हैं। अब इतने छोटे से वर्क के लिए देखो, यहीं से आपको सटायर का टेस्ट दिखना शुरू हो गया होगा। कितना छोटा रीज़न है कि बाल काट लिए बस, और इसके पीछे किसको रिकॉल किया जा रहा है? म्यूज़ को। यही इसी को कहते हैं कि द रीज़न जो है वो इतना ज़्यादा लो लेवल का, बट द स्टाइल ऑफ द राइटिंग इज जस्ट लाइक द हीरोइक राइटिंग। हीरोइक राइटिंग जैसे लिखने वाले, कौन सी महान राइटिंग है भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए म्यूज़ को बुलाना पड़ रहा है। तो म्यूज़ को बुलाया गया एंड द पोएट टू राइट दिस वर्सेस, कि भाई मैं नहीं लिख पाऊंगा, अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस चीज़ को मेंटेन कर सकूँ, इतने बड़ी राइटिंग लिख रहा हूँ मैं। तो यहीं से सटायर और फन, और जो है इसे पन भी कह सकते हो, एक लो लेवल ऑफ सटायर है, पर फिर भी हाई लेवल ऑफ सटायर इसलिए कहेंगे क्योंकि इयाम्बिक पेंटामीटर 5 साउंड है ऊपर वाली लाइन में, और ऐसी 5 साउंड नीचे वाली लाइन में है। इयाम का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड अनस्ट्रेस और दूसरे वाला क्या है? स्ट्रेस्ड है। फिर उसके बाद दोनों मैच होने चाहिए, इसी को कहते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट का मतलब है 5 साउंड ऊपर आने चाहिए, 5 साउंड नीचे आने चाहिए, लास्ट वाले साउंड मैच होने चाहिए, और इसमें इयाम होना चाहिए। इयाम का मतलब है पहला अनस्ट्रेस होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेस। अगर इस तरह का कोई हमें लिखने गए, पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। पर अलेक्जेंडर पॉप के लिए दिस इज अगेन दी नथिंग। उनका मानना था, फॉर मी इट्स जस्ट लाइक ए नंबर, दैट नंबर कम्स आफ्टर ए नंबर। मेरे लिए कुछ नहीं है, एक नंबर थे, नंबर के बाद जो नंबर आता है दैट इज द हीरोइक कपलेट फॉर मी। ठीक है, तो यही बात है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हो। शॉक, शॉक इसमें क्या है? बेलिंडा का लैप डॉग है, तो बेलिंडा का जो इसमें जो कुत्ता दिखा रखा है उसका नाम क्या है? शॉक। एरियल, अब स्पिरिट के नाम आना शुरू हो जाएंगे। देखो एरियल, फर्स्ट स्पिरिट एरियल,
एरियल स्पिरिट दोबारा से शेक्सपियर ने भी अपनी राइटिंग में यूज़ कर रखा है, जैसे कि द टेम्पेस्ट में एरियल का नाम है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आइडिया लिया है अलेक्जेंडर पॉप ने। तो एरियल जो है इसी नाम से स्पिरिट है, ठीक है, द टेम्पेस्ट में शेक्सपियर के। तो बेलिंडा के जो द गार्डियन स्लिप, सभी जो जितने भी सिल्फ है, यानी जो सभी जो स्पिरिट है, उन सब की ये हेड है एरियल, ठीक है, ये ध्यान रखना, एरियल सभी की हेड है। who oversees an army of invisible protective deities। इसके पास कई सारी आर्मी है स्पिरिट को लेके, और ठीक है, और हैंडसम ने क्या कहा था सपने में आके बेलिंडा को कि तुम जो है इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहोगी। तो और ये सारा काम किसको दिया गया, एरियल को। उसके बाद है अम्ब्रियल। अम्ब्रियल क्या था, चीफ नॉम था ये। द ट्रैवल टू द केव ऑफ द स्प्लीन, इसमें सीन दिखा रखा है, ये भी स्पिरिट है, स्पिरिट नंबर 2। इस स्पिरिट का काम क्या है, ये एक बारी केव ऑफ स्प्लीन में यानी गुफा में जाएगा, और गुफा में जाने के बाद वहाँ से दुख दर्द ये सब लेके आता है, किसके लिए, बेलिंडा के लिए। तो बेलिंडा के लिए जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो आंसू है, जो तड़प है, वो जब कमी हो जाती है, ऐसा लगता है कि स्पिरिट को कि हाँ बेलिंडा को ये सब चीज़ चाहिए, तो वो केव में जाता है, अंडरवर्ल्ड जाता है, वहाँ से ये सब कुछ ला के बेलिंडा के लिए लेके आता है। इसके बाद है ब्रिलेंटे। ब्रिलेंटे जो है ये बेलिंडा के एयरिंग की रखवाली ये करता है, ठीक है, जो कानों में इसने इयरिंग डाल रखे हैं उन सब के जो रखवाली का काम ब्रिलेंटे को दिया गया। तो ब्रिलेंटे इयरिंग को देखता है। अम्ब्रियल जो है वो सैडनेस और जो मैंने बोला था सैडनेस और डीप सैडनेस को अंडरवर्ल्ड से लेके आता है, किसके लिए, बेलिंडा के लिए। मोमिनतिला, मोमिनतिला जो है वो फाइनली बेलिंडा की वॉच के लिए गार्ड करती थी वो, यानी जो घड़ी पहन रखी है, ठीक है, बेलिंडा ने, उसके लिए स्पिरिट कौन है, मोमिनतिला। ये देखो यहीं से आपको दिख रहा होगा अगैन जो सटायर का टेस्ट पूरा एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है। अब कैसे आपको देखने को मिल रहा है सटायर का टेस्ट, देखो खुद गॉडेस यानी म्यूज़ को रिकॉल किया गया छोटे से मामले के पीछे। शॉक, इतना फनी नेम रख रखा है बेलिंडा के लैपडॉग का। एरियल, देखो काम क्या दिया है एरियल को, कि कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर कई सारे स्पिरिट है, इन स्पिरिट को उससे तुम्हें काम क्या करवाना है, कुछ कान के इयरिंग्स को देखना है ना, वो इयरिंग को देखो। कुछ को कहा गया तुम बालों को देखो, कुछ को कहा गया कि ठीक है तुम घड़ी देखो, कुछ को कहा गया कि तुम इयरिंग्स वगैरह इनको प्रोटेक्ट करना है इसको, यहाँ इससे कोई छू नहीं सकता, इन सब चीज़ों को ना कोई छू सके ना कोई इनके हाथ लगा सके। तो ऐसे ऐसे काम बांटे गए हैं। तो ये पूरा एक एग्जैक्ट सटायर देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो आपको सभी स्पिरिट के नाम तो देखो रटना बहुत अच्छी है कहानी, मतलब एक तरह का फ़नी पूरा सीन है ना, ऐसा लग रहा है कि वाओ, स्पिरिट भी है और हीरोइसिज्म दिख रहा है क्योंकि हीरोइक राइटिंग है, किस तरह के सेंट्रल कैरेक्टर को पावर दी जा रही है। बेशक प्लॉट स्ट्रांग नहीं है पर सेंट्रल कैरेक्टर को इतना पावरफुल दिखाया जा रहा है, फिर उसके लिए स्पेशल गार्ड हैं, स्पिरिट्स को लगाया गया है, और काम क्या है कि लॉक को कटने ना दे, ठीक है, वो लॉक्स ना कटें, और उसके बाद साथ ही साथ बेलिंडा की इस पूरी जो जो उसकी खूबसूरती है उसको गार्ड करना। तो क्रिस्पिसा नेक्स्ट स्पिरिट, द सेल्फ हु इज़ असाइन टू गार्ड द बेलिंडास फेवरेट लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिट। इसी की कह सकते हो काम चोरी या नज़र इधर उधर इसकी लग जाती है, जिस वजह से वो फेवरेट लॉक यानी जो लटें होती है, बाल की जो लटें होती है वो काट लेता है, ठीक है, बैरन। नहीं तो इसी की वजह से ये पूरे जो, तो इसलिए क्रिस्पिसा इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप कोई भी ऐसे पेपर देने जा रहे हो जैसे एंट्रेंस वेंट्रेंस, तो वहाँ आ सकता है। द नेक्स्ट इज द क्लैरिसा। क्लैरिसा आपको पता है इसमें क्लैरिसा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लैरिसा ही वो सीजर देगी किसको, बैरन को, ठीक है, जो बैरन को जो सीजर देगा जिससे कि लॉक को काटा जाता है, तो वो क्लैरिसा है। तो क्लैरिसा वुमेन इन अटेंडेंस टू दी हैम्पटन कोर्ट पार्टी, जो हैम्पटन कोर्ट पार्टी है, जहाँ हैम्पटन कोर्ट यानी जगह जहाँ पे पार्टी हो रही है, ठीक है, वो कहानी में बता दूंगा आपको। तो यही क्या करती है, बैरन को पेयर ऑफ सीजर देती है, जिसकी वजह से जो है बेलिंडा के बाल को काटा जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल थी। इसी की मैंने स्पीच आपको आगे बताई थी जब स्टार्टिंग में, खूबसूरती वो जो कि आउटर अपीयरेंस हो जाए, जबकि जो इनर क्वालिटी होती है वो ऐसी चीज़ होती है दैट कैप्टिवेट्स द सोल, वो आत्मा को जोड़े रखती है, यानी चीज़ बाहर की खूबसूरती पे डिपेंड नहीं करता, कौन इंसान अंदर से कितना खूबसूरत है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इससे नेक्स्ट है थैलेस्ट्रिस। द नेक्स्ट इज द थैलेस्ट्रिस। अब देखो थैलेस्ट्रिस कौन है, ठीक है, ये ऊपर देखो ये स्पिरिट है, ठीक है, क्रिस्पिसा स्पिरिट है, क्लैरिसा स्पिरिट नहीं है, कैरेक्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, थैलेस्ट्रिस कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर आगे सी लिख देता हूँ मैं और स्पिरिट के आगे एस लिख दिया मैंने। ये बेलिंडा की फ्रेंड है, ठीक है, तो कौन है, बेलिंडा की फ्रेंड है, यानी फीमेल है, बेलिंडा की फ्रेंड है, नेम्ड फॉर द क्वीन ऑफ अमेजॉन, इसे क्वीन ऑफ अमेजॉन के उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
एंड रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल गर्ट्रूड मॉडले, ठीक है, गर्ट्रूड मॉडले को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, अ फ्रेंड ऑफ द पॉप सर्कल एंड द वाइफ ऑफ सर जॉर्ज ब्राउन। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, थैलेस्ट्रिस फीमेल अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रियल स्टोरी यानी इस कहानी में नहीं, जो कि रियल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में गर्ट्रूड मॉडली, गर्ट्रूड मॉडले एक फीमेल है जो कि अलेक्जेंडर पॉप की फ्रेंड है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है थैलेस्ट्रिस इस पोएम में। और गर्ट्रूड मॉडले जो वाइफ है वो किसकी है, सर जॉर्ज ब्राउन की, सर जॉर्ज ब्राउन की, ये ध्यान रखना है। तो बस ये ध्यान रखना कि थैलेस्ट्रिस रिप्रेजेंट कर रही है गर्ट्रूड मॉडले को, और गर्ट्रूड मॉडले जो है वो वाइफ किसकी है, सर जॉर्ज ब्राउन की। नेक्स्ट है सर जॉर्ज ब्राउन, ये जो सर जॉर्ज ब्राउन है इसी को सर प्ल्यूम से पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो सर प्ल्यूम कौन है, सर जॉर्ज ब्राउन। तो देखो थैलेस्ट्रिस, तो जब शी एक्स द बेलिंडा इन हर एंगर एंड फाइनली द डिमांड्स दैट द लॉक्स बी रिटर्न। देखो जब बेलिंडा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसके बालों को काट लिया गया और बैरन ने काटा है, तो बेलिंडा अपने फ्रेंड को कहती है थैलेस्ट्रिस को कि कुछ ऐसा करो, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बेलिंडा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको शांत करने के लिए थैलेस्ट्रिस जो है वो अपने हस्बैंड सर प्ल्यूम को कहती है कि आपके तो जो है ब्राउन फ्रेंड है, ब्राउन सॉरी आपका तो बैरन जो है वो फ्रेंड है, जिसने बाल काटे थे वो बैरन वो आपका फ्रेंड है, आप उसे बोलो ये कैसे उसने काम करे हैं, ये कोई अच्छे काम थोड़ी है। तो ये ठीक है, ये आपको समझ आया क्या काम है। तो फाइनली दोबारा सुन लो, थैलेस्ट्रिस जो है, थैलेस्ट्रिस वो वाइफ है किसकी, सर प्ल्यूम की, पोएम में, ठीक है, पोएम में रीप ऑफ लॉक में थैलेस्ट्रिस वाइफ है सर प्ल्यूम की। रियल में थैलेस्ट्रिस रिप्रेजेंट कर रही है गर्ट्रूड मॉडले को, और सर प्ल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर जॉर्ज ब्राउन को, जो कि दोनों पॉप के फ्रेंड सर्कल में है। थैलेस्ट्रिस जो है जब बेलिंडा के बालों को काट देता है, कौन काटता है, बैरन, ठीक है, बेलिंडा के जब बालों को बैरन काट देता है, ठीक है, बी से बेलिंडा बी से बैरन, ठीक है, बैरन बेलिंडा के लॉक्स को काट देगा, काटने के बाद जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे शांत करवाती है, देखो लड़की को गुस्सा आ रहा है तो उसकी फ्रेंड ही आएगी, उसकी फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम क्या है, थैलेस्ट्रिस, और थैलेस्ट्रिस उसे शांत करने के लिए अपने हस्बैंड को बोलती है। अब थैलेस्ट्रिस का हस्बैंड कौन है, सरप्ल्यूम, सरप्ल्यूम को कहती है कि आप तो जानते हो किसे, बैरन को, आप तो बैरन को जानते हो, तो बैरन को बोलो उसने ऐसा काम क्यों किया, इस तरह की चीज़ उसने क्यों करी, ठीक है। तो ये सारा आपका कन्वेंशन है पूरा एग्जैक्ट, और कनेक्शन जितने भी अभी जो कैरेक्टर्स हैं। नाउ दिस इज द समरी, बस आपको ऊपर कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से रटे होने चाहिए, ऑन द टिप होने चाहिए, और कौन क्या है, क्रिस्पिस का क्या काम है, क्लरिसा कौन है, ठीक है, थैलेस्ट्रिस कौन है, थैलेस्ट्रिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा हिस्टोरिकल ग्राउंड क्या है, रियल में क्या था, और प्लॉट काफ़ी वीक है बट स्टिल द एग्जीक्यूशन स्टाइल एंड डिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सच में वो आउटस्टैंडिंग है। देखो समरी को जब भी समरी करो तो आप कैंटोस के थ्रू मूव होना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा था हियर एंड सी कैंटो नंबर 1, कैंटो नंबर 1 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो होता क्या, जैसे आपको मैंने रूट लेवल पे बता दिया था क्या हुआ था, बेलिंडा को सपना आया, सपने में हैंडसम दिखा, उस हैंडसम ने उसने बोला कि जो औरत जो मर जाती है वो किन चीज़ों में बदलती है, मैंने आपको लिखवा दिया वो। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, वो सपने से उठती, अब वो सपने से उठ गई, तो उसकी जो गार्डन स्लीप सिर्फ है, यानी सबसे जो गार्ड है, मेन गार्ड, पूरी बॉडी की जो गार्ड है उसकी, वो एरियल है, मैंने बोला था एरियल जो है इनमें से सबसे लीडर है, वो उसी के अंडर सारे के सारे हैं। तो एरियल उसे कहती है कि उसे सपना आया, एरियल को भी सपना आया कि कुछ डिज़ास्टर होने वाला है, कुछ उसके ऊपर बुरा कुछ कुछ बुरा होने वाला है, किसके साथ, बेलिंडा के साथ। तो उसे वार्न करती है कि आज आपको बच के रहना है, मुझे ऐसा सपना है कि कुछ बुरा होगा आपके साथ, और ये भी प्रॉमिस करती है टू प्रोटेक्ट हर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ठीक है। तो कुछ बुरा होने वाला है, एरियल को ये पता होता है कि फाइनली, ठीक है, सोर्सेज में कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एरियल ने बताया है, कहीं ये कह रहे हैं एरियल सपने में आई थी किसके, बेलिंडा के, और एरियल ने बेलिंडा को सपने में बताया कि तुम खतरे में हो, कुछ होने वाला है बुरा तुम्हारे साथ। तो हमें ये नहीं देखना कि सपने में आई क्या, कि सिंपल एरियल ने वार्न किया बेलिंडा को क्या, कि कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ। फिर एकदम से शॉक लैपडॉग दिखाया गया जो कि शेक करता है, अपनी बॉडी को हिलाता है वो, और बेलिंडा वेक, बेलिंडा उठ जाती है, बेलिंडा देखो किससे उठती है, उसके कुत्ते के हिलने से, जो शॉक जो है वो सच में अपनी बॉडी को शॉक दे रहा होता है, ठीक है, शेक कर रहा होता है, और बेलिंडा उठ जाती है। तो कहानी ये सिंपल है, जो पोयम है, पोयम में शॉक को दिखाया गया है, शॉक यानी कैंटो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में
लैप डॉग है शॉक, शॉक अपने शरीर को हिला रहा है, उसके हिलाने की वजह से और शेक की वजह से बेलिंडा की नींद खुल जाती है। और बेलिंडा को एरियल ने वॉर्न किया होता है, किसने, सपने में आके एरियल ने वार्न किया होता है किसको, बेलिंडा को, कि आज कुछ खतरा उसके ऊपर होने वाला है। फिर इस पूरी पोयम में बिल्कुल अच्छे हीरोइक कपलेट के फॉर्म में, ये देखो अभी तो हम कहानी सुन रहे तो कहानी लग रहा है हमें, पर खुद सोचो ये इयाम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में हीरोइक कपलेट के फॉर्म में लिखा गया है, कितना मुश्किल होता होगा ये लिखना। तो वो ये अब पूरा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, आउटर अपीयरेंस एस्थेटिक स्टाइल दिखाया गया, एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इट मीन दैट आउटर अपीयरेंस, साज सजावट, जबकि एस्केटिक का मतलब अलग होता है, ठीक है। एस्केटिक का मतलब होता है जो कि इस जीवन को छोड़ के जा रहे हो, बाबा टाइप, ठीक है, संत महान, ठीक है वो। पर एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इट मीन द ऑब्जेक्टिफिकेशन, द आउटर डायमेंशन, ब्यूटी, ठीक है, आउटर, ठीक है, वो सारा कुछ। तो अब एस्थेटिक एसेंस देखने का मिलता है हमें इस पोएम का हीरोइक सेंस में, जिसमें कि ये दिखाया गया कि बेलिंडा अब क्या है, अपने आप को तैयार कर रही है, भाई उसे पार्टी में जाना है, आज पार्टी में जाना है। तो देखो पहले तो ये ध्यान रखना, जैसे ही शॉक जो हिलेगा उसके थ्रू से वो उसकी नींद खुल जाएगी, फिर एरियल उसे वार्न भी कर देती है। उसके बाद उसके पास एक लव लेटर आया होता है ना, बिलेट ड्योक्स के नाम से इसमें बता रखा है, ठीक है। तो बिलेट ड्योक्स का मतलब अगेन द लव लेटर, और शी फॉरगेट्स द ड्रीम दैट द वन वॉज रिवील्ड बाय द हैंडसम मैन एंड ऑल्सो बाय द एरियल। और उसके बाद वो उस लव लेटर में इस तरह से वो खो जाती है बेलिंडा कि वो ये भूल जाती है कि कोई प्रिडिक्शन भी की गई थी, एरियल ने मुझे वार्न किया है सपने में, और हैंडसम ने भी मुझे बताया कि, हैंडसम ने ये तो बताया था कि तुम इन सब से गार्डेड हो, पर हैंडसम ने साथ साथ में ये भी कह दिया था कि इनको मैंने इसलिए बनाया था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे, यानी तुम्हारे ऊपर खतरा है। तो उन दोनों को भूल जाती है, वो लव लेटर में खो जाती है। फिर दिखाया गया किस तरह से एस्थेटिक एसेंस वो अपने आप को सजाती है, क्या क्या यूज़ करती है, वो पाउडर यूज़ करती है, पफ यूज़ करती है, अलग अलग चीज़ें, टॉर्टॉइस के कॉम्ब होते हैं। तो ये सटायरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, ताने कसे गए हैं और किस तरह से उस चीज़ की ऑब्जेक्टिफिकेशन है। पिक्टोग्राफिक सीन, वर्ड सिलेक्शन देखो कैसे है ना, जो कंगा है उसका वो टोटोइस का बना हुआ है, एलिफेंट के जो कॉम्ब है ये सब यूज़ कर रही है। एक स्पेशल बॉक्स है जो कि उसने कहाँ से मंगवाया है, इंडिया से, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया को भी कनेक्ट किया गया पोस्ट कॉलोनियल एसेंस में, हमें पता होगा जैसे इंडिया एज एन रिसोर्सेज की तरह इंडिया ने काम किया है, क्योंकि राइटिंग कब की है, 1711, 1714, 1717, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अभी ना प्लासी का रिवोल्ट हुआ जो कि 1757 में है, ना बक्सर का हुआ जो कि 1764 में है, और 1764 के बाद 1765 द ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब अब भारत का पैसा जो है वो लूटा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज 3 स्ट्रैटेजी लेके आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उनका था मर्केंटलिज्म, भारत के साथ व्यापार करना है। मर्केंटलिज्म के बाद था इंपीरियलिज्म, अपने कल्चर को ऊपर दिखाना, उनके कल्चर को नीचे, जिसमें मकाले मुकाले सब आए थे। थर्ड था कॉलोनाइजेशन, यानी कॉलोनाइज करना है। जब ईस्ट इंडिया की पावर 1857 में डिसॉल्व हो गई और क्राउन ने रूल करना शुरू कर दिया, यानी ब्रिटिशर ने, यानी लंदन से रूल चलने लग गया 1857 के बाद। तो यहाँ पे जो इंडिया आपका 1717 में, इंडिया एज एन रिसोर्सेज वो जानते थे, और इसीलिए ये पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है। पेपर में अगर कोई डाले सच में तो ये बच्चों को हिला सकती है राइटिंग थी कि पोस्ट कॉलोनियल एसेंस है, यानी किस तरह से उन्होंने हमें लूट, देखो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या है, जब जिन जिन को कॉलोनाइज करा था ब्रिटिशर ने, बाद में जब वो आज़ाद हो गए, चुंगल से निकल गए, तब उन्होंने देखा कि किस तरह से क्या हुआ, कहाँ क्या कमी थी। उसके बाद की जो राइटिंग है, उसके बाद का जो राइटिंग स्टाइल और स्टेटमेंट देखने का वर्क, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल। तो पोस्ट कॉलोनियल एसेंस में, ठीक है, एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो सेट किया गया है कैंटो नंबर 1 में, जहाँ दिखाया है स्पेशल बॉक्स फ्रॉम द इंडिया। इसका मतलब अंग्रेज उस समय पे इंडिया के रिसोर्सेज को जानते थे, एंड दे आर ऑल्सो दैट यूजिंग द रिसोर्सेज एट द टाइम, ठीक है। उस समय वो उनका पूरा यूज़ भी कर रहे थे। तो ये जो है हमारे पास दैट इंडिया, ये ध्यान रखना, डिसेंट फ्रॉम द अरेबिया, यानी वो मिडल ईस्ट और इंडिया इन सब को जानते थे और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो पूरी तरह से कर रहे थे। नाउ दिख गए हम फाइनली, तो आपको यहाँ पे देखो कि क्या देखना है, कि जो हमारे पास सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है, यानी फाइनली द बेलिंडा। बेलिंडा कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो लंदन से वो कहाँ जा रही है, हैम्पटन कोर्ट, ठीक है, जहाँ पार्टी है। तो पार्टी कहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, हैम्पटन कोर्ट, ठीक है। कौन से रिवर से जा रही है, रिवर थेम्स। थेम्स जो है वो लंदन में, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी हार्ट ऑफ इंग्लैंड,
ठीक है। तो हार्ट ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं इसे, थेम्स रिवर को। तो थेम्स रिवर है लंदन में, तो वो उसी रिवर से कहाँ जा रही है, लंदन से वो कहाँ जा रही है, हैम्पटन कोर्ट, जहाँ पे फाइनली क्या है, जो पार्टी है। ये देखो इस सीन को सेम कैसे दिखाया गया, अलेक्जेंडर पॉप अगेन हीरोइक कपलेट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे सीन को ऐसे दिखाया गया जैसे कि ओडिसी, ठीक है। होमर ने ओडिसी लिखी थी, ये सब आप जानते होंगे। जैसे ओडिसी जो है, जो वर्क है होमर ने लिखा गया दी, जिसे कहते हैं वन ऑफ द फेमस एपिक, और ग्रैंड एपिक कहते हैं इसे। एपिक है तो एपिक में देखो, कोई भी जब एपिक होती है उसे मीडिया रियस के फॉर्म में लिखा जाता है। मीडिया रियस, ME DI, मीडिया रियस। मीडिया रियस का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी जो कहानी होगी, जैसे कहानी कोई नहीं, मतलब कि जो एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिसमें कि पॉम्पस हीरो दिखाया गया है, सेंट्रल हीरो है और पावरफुल हीरो है, बिल्कुल वेलियंट। तो उसमें कहानी सेंटर से स्टार्टिंग होती है, कहानी मिड से स्टार्ट होगी, फिर बैक एंड फोर्थ मूव करती है। इसी तरह से दिखा रखा है ओडिसी। जो ओडिसी है होमर ने लिखी, उसमें जो यूलिसेस की यात्रा है, जो है यूलिसेस, वो दिखा रखा है किसके, ट्रॉय और ग्रीस। आपको पता होगा 20 ईयर्स तक का वो था जो कि यूलिसेस की यात्रा हुई थी, और 20 ईयर तक लगातार वो जो है अलग अलग आइलैंड पे लड़ने के बाद टेलीमैकस से मिलने के लिए आता है यूलिसेस। तो देखो ये सब ट्रोजन वॉर में है। तो ट्रोजन वॉर में जो टेलीमैकस है वो किसका बेटा है, वो यूलिसेस का बेटा है। तो वो जो है 20 साल की, यानी 20 साल वो लड़ते लड़ते, तो इतना जो बड़ा सफ़र दिखा रखा है ट्रॉय और ग्रीस के बीच में, वो कवर करता है सी से, ठीक है, जिसमें वो लड़ता रहता है अलग अलग आइलैंड पे। तो कुछ ऐसा ही अलेक्जेंडर पॉप ने ग्रैंड स्टाइल दिखा रखा है, जब वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, बेलिंडा लंदन से हैम्पटन कोर्ट। तो वो वाला एसेंस डाल रखा है। खुद सोचो कितना, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट सटायर यूज़ कर रखा है, छोटी सी यात्रा को इतना ज़्यादा पॉम्पस एंड ग्रैंड स्टाइल से दिखाया गया है। और ऐसे ही जैसे एनियड का सीन है बिटवीन ट्रॉय एंड रोम, जैसे एनियड मूव करता है ट्रॉय और रोम के बीच में, वो भी लंबा सफ़र होता है, रास्ते में अलग अलग उसे चैलेंज मिलते हैं। इस तरह से दिखाया अलेक्जेंडर पॉप ने कि जो बेलिंडा है लंदन से हैम्पटन कोर्ट जा रही है, और वो जो रास्ता है ठीक ऐसा है जैसे कि यूलिसिस ने कवर किया था और एनियड ने कवर किया था। तो आपको ये सब याद रखना, ध्यान रखना कि ऐसे समरी नहीं करनी कि शॉर्ट शॉर्ट आप समरी करके और ऐसे निकल गए, नहीं, ये सारे आपको ऐड करना है, जैसे कि होमर की ओडिसी एंड द यूलिसिस एज एन कैरेक्टर, और एनियड, ये सब कुछ। तो जब वो रिवर में जा रही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वाटर की जो हमारे पास फाइनल स्पिरिट है, वो कौन सी है, निम्फ। तो वो उसे गार्ड कर रही थी, किसको, बेलिंडा को, कि कोई इसके ऊपर, इसकी ब्यूटी के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, तो इसलिए शी एंटाइज्ड एवरीवन। तो हर किसी को अट्रैक्ट कर रही थी, कौन अट्रैक्ट कर रही थी, हर किसी को, बेलिंडा। द ब्यूटी हर रिवील एज ए सिंबल, उसकी खूबसूरती को अगेन जो अलेक्जेंडर पॉप ने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा, वाइट ब्रेस्ट, उसके बाद क्या है, लाइवली लुक्स, द स्पार्कलिंग क्रॉस, द कैची आइस, ये सब आप याद कर सकते हो, है ना, कि इस तरह से उसकी ब्यूटी को अलेक्जेंडर पॉप ने दिखाया विद इन हीरोइक कपलेट। बैरन भी वहीं था। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास सेकंड कैरेक्टर। तो बैरन भी उस शिप पे बैठा हुआ था, ठीक है, सॉरी शिप नहीं, उस बोट पे बैठा हुआ था बैरन भी। तो बैरन वहाँ देख लेता है, और उसके बाद वो उसकी खूबसूरती से इतना इंप्रेस होता है, और सबसे ज़्यादा वो जो लटे, जो बाल निकल के आ रहे होते हैं उसके फेस पे, और जो पीछे वो जो करली हेयर होते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो वो बेलिंडा के लॉक्स हैं, और यहीं पे बैरन डिसाइड कर लेता है द डिसीजन, द फाइनल डिसीजन ऑफ स्टीलिंग हर लॉक्स, कि वो उसके बालों को चुराएगा। एरियल जो गार्ड सिल्फ है, मैंने पहले ही बोला था, एरियल सबसे मेन मानी जाती है, इसको गार्ड का पूरा काम दिया गया था। समन्स समन्स ऑल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल सिल्फ एंड असाइन देम देयर ड्यूटी एज शी वाज अवेयर ऑफ द अपकमिंग थ्रेट। और वो फटाफट देख लेती है बैरन को कि भाई इस तरह से वो कर रहा है। तो एरियल सभी को बुलाती है, जितने स्पिरिट होती है सबको, सबको एक तरह से पहले ही तैनात कर देती है कि खतरा आने वाला है, और सबको उनके रोल असाइन कर दिए जाते हैं कि सब अपनी अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छी तरह से निभाना। किए गए हैं ब्रिलियंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एज एन कैरेक्टर में मैंने बताया था किस किस का क्या क्या काम था, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। ब्रिलियंट को काम दिया कि तुम्हारा काम है कि तुम इयरिंग्स पे नज़र रखना। मोमिनतिला को काम दिया गया कि तुम वॉच पे नज़र रखना। ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे ब्रिलियंट को, इयरिंग को, या आप एक्रोनिम बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मोमिनतिला को काम दिया गया कि वॉच का देखो, ठीक है। क्रिस्पिसा को काम दिया गया लॉक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। क्रिस पिसा को काम दिया गया है कि वो क्या है, लॉक्स पे नज़र रखे। और एरियल को काम दिया गया, एरियल एज इन डॉग शॉक, ठीक है, जो कुत्ता था। तो एरियल का काम क्या था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता, तो एरियल का काम ये था कि वो शॉक के ऊपर ध्यान रखे। सबको तो काम दे दिया एरियल ने, और एरियल ने खुद काम कह लिया कि वो शॉक के ऊपर नज़र रखेगी, ठीक है। तो डॉग के ऊपर नज़र रखने के लिए एरियल, ऐसा नहीं है कि आपको वो
कंफ्यूज करने के लिए कहें कि ठीक है एरियल लॉक्स के लिए थी, बिल्कुल नहीं, एरियल डॉग के लिए। क्रिस्पिसा को काम दिया गया था फॉर द लॉक्स एंड द बैरन प्रिपरेशन टू गेट दैट लॉक्स। और बैरन फाइनली अपने आप को प्रिपेयर करने लग गया कि किस तरह से मुझे वो लॉक्स चाहिए। इसके लिए देखो बैरन के प्रिपरेशन को किस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे, तो यही तो इसी को तो कहते हैं कि स्टाइल ऑफ राइटिंग अगेन। तो फायर एल्टार है ना, फायर एल्टार का मतलब वो पूरा हवन कुंड वो करता है, उस सब अलग अलग चीज़ लेके आता है। उसके बाद वो फ्यूल अप बाय द मोमेंटस ऑफ द यंग लेडी। अब देखो अल्टार का मतलब क्या है, वो जो कुंड होता है जिसमें क्या अलग अलग है ना, क्या जो आग जलाने के लिए जो बीच में इस तरह से होता है और उसमें लकड़ी वकड़ी डाल के जो आग लगाते हैं। तो अब फायर को प्रोड्यूस करना था कुंड में, ठीक है, तो फायर एल्टार है। अब उसमें उसमें आग लगाने फ्यूल अप करने के लिए उसने मोमेंटोस ऑफ द यंग लेडी का यूज़ किया। देखो मोमेंटोस का मतलब क्या है, इट मीन दी लवली मेमोरीज ऑफ द यंग लेडीज़। तो जो खूबसूरत यादें थी लड़कियों की, उन सबको डाल डाल के फ्यूल अप किया करा जा रहा था, यानी उसमें आग को भड़काया जा रहा था। आग को और ज़्यादा लगाने के लिए वो लव लेटर्स डाल रहा था। तो ये दोबारा से सटायर है, ठीक है। एक तो सेट्रिकल टोन, हर लाइन पे सटायर है। और खुद सोचो, फ़नी राइटिंग है एक तरह का। फ़नी क्या है, एक तो एक्सलेंट सटायर है, उसके बाद इसको हीरोइक कपलेट से मैच करा गया है और उस फॉर्म में लिखा गया है। तो मोमेंटोस ये याद रखना, और लव लेटर इसके थ्रू जो है फायर एल्टार को फ्यूल अप किया जा रहा था, किसके द्वारा, बैरन के द्वारा। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कैंटो नंबर 2। नाउ अब हमारे पास स्टार्टिंग होगी थी कैंटो नंबर 3 की। तो कैंटो 3 जो है आपको ऐसे ध्यान रखना है, होमर स्टाइल ऑफ द हीरोइक डीड्स। होमर किस स्टाइल में लिखा गया, तो होमर अगेन जिन्होंने फाइनली ओडिसी लिखी थी, और ओडिसी का जो फेमस कैरेक्टर है यूलिसेस, ठीक है। तो होमर के स्टाइल में जो है इस तरह से लिखा गया था, इस अंदाज से लिखा गया था, मीडिया रियाज को फॉलो करते हुए। अब इसमें देखो कैंटो नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है, इसमें 3 कैरेक्टर, यानी एक तो बेलिंडा, ठीक है, बेलिन लिख रहे बेलिंडा है, बैरन और उसके बाद जेंटलमैन, ये तीनों मिलके गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम खेल रहे हैं, गेम का नाम क्या है, ओम्ब्रे। ओम्ब्रे मतलब बेसिकली कार्ड वाला गेम होता है। इसमें कितने कार्ड्स थे ये याद रखना है फैक्ट के तौर पे, 40 कार्ड्स थे। और उसमें से कितने प्लेयर्स थे, फाइनली 3 प्लेयर है। 3 प्लेयर कौन है, एक कोई जेंटलमैन है यानी जो गेम में इनके साथ था, और एक बेलिंडा और एक बैरन। गेम को इस तरह से दिखाया गया जैसे होमर के स्टाइल ऑफ हीरोइक डीड्स होते हैं, यानी इधर से उधर किस तरह से कोई कैसे कार्ड चल रहा था, कोई किस तरह से क्या हो रहा था। पर फाइनली रिजल्ट क्या आता है, दैट बेलिंडा विंस। अब बेलिंडा जीत जाती है। जब बेलिंडा जीत जाती है तो वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत चीख शोर, मतलब पूरा उसमें सीन दिखाया गया है। और बैरन वहीं पे कहीं ना कहीं एक तरह से एंटेगोनिस्टिक फेस में, यानी बिल्कुल अपोजिट दिखाया गया कि किस तरह से वो सैड फील कर रहा था। जैसे कोई वॉर हार जाते हैं, कोई बहुत बड़ी लड़ाई हार जाते हैं, वैसे बैरन को प्रेजेंट किया गया है। और जीत के जश्न में जैसे कि जो पार्टी होती है, ग्रैंड पार्टी होती है, पर यहाँ पे क्या है, कोई पार्टी वार्टी नहीं, पार्टी को यहाँ प्रेजेंट किया गया कॉफ़ी। वो कॉफ़ी मांगती है और कॉफ़ी को सर्व किया जाता है। तो जो कॉफ़ी का जो जो उसके ऊपर जो फ्यूम थे, वो जो है वो किसके ऊपर, वो जो जो फ्यूम है वो बैरन के फेस के ऊपर आने लग जाता है। जब कॉफ़ी गरम गरम होती है उसके ऊपर जो फ्यूम है वो बैरन के फेस पे आता है, तो बैरन को उससे चिढ़ होने लग जाती है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंसाइट कर देती है कि बैरन का डिसीजन जो है फाइनली फर्म हो चुका है, मजबूत हो गया उसका डिसीजन। अब वो तो पक्का लॉक्स लेके मानेगा, क्योंकि अब उसका इंसल्ट हुआ है, ठीक है। इसलिए पर इन सारे सीन को अलेक्जेंडर पॉप ने होमर स्टाइल में प्रेजेंट किया है। दोबारा बार बार ही बोल रहा हूँ मैं, होमर के स्टाइल से प्रेजेंट किया है। ग्रीक ट्रेजेडी के फॉर्मेट में लिखा गया है कि किस तरह से एक एक कार्ड की कितनी बड़ी वैल्यू थी। और ये गेम ऐसे जैसे ट्रॉय का वॉर होता है, इस तरह से गेम को प्रेजेंट किया गया। बेलिंडा जीत गई, है ना, ऐसे ट्रॉय के ऐसे वॉर में। और उस फाइनली जो कॉफ़ी को सर्व किया जाता है वो जश्न है। अब वो कॉफ़ी एज एन इंसाइट कर देती है, फर्दर इंसाइट कर देती है किसको, बैरन को, कि अब वो अपने डिसीजन के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल एडमेंट हो गया है, वो जिद्दी हो गया है, अब वो तो पक्का लॉक्स लेके मानेगा। अब इसलिए क्लैरिसा देखो, अब क्लैरिसा जो है वो बैरन की हेल्प करेगी यहाँ पे, और उसे सीजर देती है वो। इस सीन को दोबारा ऐसे प्रेजेंट किया गया बिल्कुल हीरोइक डीड के फॉर्म में, कि जैसे कि कौन सा बहुत बड़ा हथियार दे दिया हो, और इसको बिल्कुल हीरोइक स्टाइल में प्रेजेंट किया गया। एक छोटे से देखो, हीरोइक स्टाइल का मतलब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, रीज़न बहुत ही फीबल और वीक होगा, पर द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड द स्टाइल इन द डिक्शन इज़ पॉम्पस, ठीक है। वो बहुत ही एक ग्रैंडवर स्टाइल का होगा, पर जो थीम होगी उसकी, और जो उसके पीछे जो रीज़न होगा, और जो हमारे पास प्लॉट होगा, वो बहुत ही फीबल होगा, वीक होगा। पर वे ऑफ प्रेजेंटिंग इज अगैन, ठीक है। तो क्लैरिसा उसे प्रोवाइड करेगी बैरन को सीज़र, और सीज़र को बहुत बड़ा हथियार दिखा रखा है इसमें, ठीक है, ऐसे वो पड़ा है। और यहाँ पे फाइनली जो बैरन है वो 3 अटेम्प्ट करता है, अगैन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट।
अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आंसर राइटिंग में भी तो लिखना ही पड़ता है। तो 3 अटेम्प्ट करता है वो, एंड फेल्ड एज ए सेल्फ फॉर देयर ऑन ड्यूटी, क्योंकि लॉक्स के ऊपर एक ड्यूटी लगा रखी थी क्रिस पिसा की, तो वो उसे बार बार ही फेल करी जा रही थी। ये सीन एक ऐसा भी दिखाया गया कि एक और ध्यान रखना, जहाँ पे पॉप ने इट वॉज शोन इन द अटेम्प्ट ऑफ द बैरन टू हैव दैट लॉक्स एंड सेल्फ गेट इट। देखो बार बारी सेल्फ जो है, यानी जो स्पिरिट जो है क्रिस पिसा, बार बारी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में थी कि उसने पूरे 3 बारी अटेम्प्ट कर दिया फेल को, और एक बारी तो ऐसा भी हुआ कि जब सीजर से बैरन काट रहा था तो वो जो स्पिरिट है वो 2 पार्ट में कट गई, पर कटने के बाद भी वो फाइनली कनेक्ट हो गई दोबारा से, क्योंकि अगेन स्पिरिट है। तो स्पिरिट का वही होता है ना, वो तुम उसे मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं हो सकती, वही आत्मा वाली बात। तो सोल के पास एक रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी है, तो फाइनली दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, वो दोबारा कनेक्ट हो जाती है। एट द एंड, फाइनली एट द एंड, बार 3 बारी कोशिश करने के बाद हल्की सी गलती क्रिस्पिसा से होती है, और फाइनली बैरन सक्सेसफुल होता है और वो अपने डीड को हिट कर देता है, यानी फाइनली वो अपने काम को अंजाम दे देता है। और जैसी लॉक्स कटती है उसकी, क्लैरिसा की, सॉरी क्लैरिसा नहीं, जैसे ही लॉक करती है बेलिंडा की, जैसे ही बेलिंडा की लॉक को काट देता है बैरन, और यहाँ पे बिजली बिजली कड़कने का सीन, बेलिंडा क्राई, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है और रोती है, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, ठीक है बेलिंडा। वहीं पे बैरन भी क्राई करता है, पर दोनों की क्राई में अलग फ़र्क है, ये होती है सैडनेस की वजह से इतना ज़्यादा रोने लग जाती है कि इसके बहुत ही खूबसूरत लॉक को काट दिया गया, जबकि बैरन क्राई करता है, रोता है, वो कौन सी खुशी वाले हैप्पीनेस से कि फाइनली वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया, उसने एक बहुत बड़े डीड को अंजाम दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था अब तक का जीने के मकसद में, और बेलिंडा का ये सबसे बड़ा फेलियर है। तो दोनों क्राई के बीच में ये डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे। और फिर एकदम से यहाँ से कैंटो नंबर 4, कैंटो 4 की स्टार्टिंग होती है कंडीशन ऑफ दी बेलिंडा, बेलिंडा की कंडीशन को प्रेजेंट किया है कैंटो नंबर 4 ने। तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कैंटो नंबर 3 होमर स्टाइल ऑफ प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन है। तो होमर स्टाइल से जिस तरह से वो सबको दिखा रखा है क्लैरिसा के अटेम्प्ट को, कि क्लैरिसा ने सीज़र जो है वो किसको दिया था, फाइनली बैरन को। तो जो क्लैरिसा ने बैरन को सीज़र दिया था वो कैंटो नंबर 3 में है, और कितने अटेम्प्ट करे थे बैरन ने, वो भी 3 अटेम्प्ट करे थे, और जिसमें लॉक काटा गया, ठीक है, वो कौन सा कैंटो था, कैंटो नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है, कैंटो नंबर 3 में लॉक्स को काटा गया, ठीक है, क्योंकि यही जो है मेन है, और ये पता होना चाहिए कौन से जो है कैंटो में जो बेलिंडा के लॉक्स को काटा गया। कैंटो नंबर 4 में, अब देखो काटने के बाद तो आपको पता है कैंटो नंबर 3 में अगर उसके लॉक्स को काटा गया तो कैंटो नंबर 4 में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, डिस्पेयर दिखा रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पेन, ये सारा कुछ, और पिस्ड ऑफ, एंग्री, ऐसा सीन होगा इसमें। तो वही है इसमें, शी डिसेंड्स टू द अंडरवर्ल्ड। अब देखो ग्नोम, अब आएगा यहाँ पे रोल अम्ब्रियल का। तो इसको बहुत ज़्यादा रोने का मन था, तो इसके पास किन किन इमोशंस की कमी हो रही थी। तो उसके बाद अम्ब्रियल इस टास्क को उठाएगा, ये भी स्पिरिट है। अब ये जाएगा अंडरवर्ल्ड, और किससे मिलेगा, द क्वीन ऑफ स्प्लीन, ठीक है, क्वीन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन अगेन द सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, दिखा रखा माइग्रेन, दिमाग की जो जब सर में जो दर्द होता है, दैट्स कॉल्ड द माइग्रेन, ये उसकी क्वीन थी, यानी सर में दर्द की क्वीन। जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और दिमाग उसका फटने वाला हो, ये उसकी क्वीन है। तो अम्ब्रियल अपने आप समझ जाता है कि अब जो है फाइनली बेलिंडा को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो इमोशंस को दिखाएगी। तो पैसिमिस्टिक इमोशंस को इकट्ठा करने के लिए, यानी नेगेटिव नकारात्मक इमोशंस को इकट्ठा करने के लिए अब अम्ब्रियल अंडरवर्ल्ड जाएगा। वहाँ से क्या क्या लेके आएगा, एंग्री, डिस्पेयर, सैडनेस, टीयर, ये सारा कुछ वो वहाँ से लेके आएगा, और वो ला के किसके ऊपर डाल देगा, वो सारा कुछ वो बेलिंडा के ऊपर, ताकि बेलिंडा अच्छी तरह से अपनी ग्रीफ, सॉरो, डिस्पेयर, क्राई, सॉप, उन सबको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। तो ये काफ़ी एक तरह से है ना फ़नी सीन है, पर हाँ फिर भी हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखा गया, तो दोबारा से वही। तो नॉम याद रखना है आपको, अम्ब्रियल का जो है वो कैंटो नंबर 4 में एंट्री है अम्ब्रियल की, ये भी याद होना चाहिए आपको। और ये पता नहीं चाहिए कैंटो नंबर 3 में अगर है तो किसको टास्क दिया गया था, ये एक तो लॉक्स को मैनेज करना का क्रिस पिसा को दिया गया था वो टास्क, और बैरन ने 3 बार ये अटेम्प्ट करा था। और कैंटो नंबर 4 में जो है वो है सारे इमोशंस को दिखाने के लिए, जब कमी हो गई तो क्वीन ऑफ स्प्लीन से मिलने के लिए अम्ब्रियल गया। अब जैसे मैंने ये सब, तो बेलिंडा ने अपने फ्रेंड, बेलिंडा की फ्रेंड कौन सी इसमें, थेलिस्ट्रिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। थेलिस्ट्रिस किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने आपको कैरेक्टर स्केच वाले में बता रखा है। तो बेलिंडा अपनी फ्रेंड थेलिस्ट्रिस को कहती है कि तुम अपनी हस्बैंड यानी सर प्ल्यूम, ये भी बता रखा है मैंने, उस सर प्ल्यूम को बोलो,
ठीक है, कि वो बैरन को जानता है और वो उसे थोड़ा सा धमकाए कि बैरन को थोड़ा क्या पूरी अच्छी तरह से उसके बोले कि उसने ये क्या काम करा, ठीक है, उसे अच्छे से सबक सिखाए। पर सर प्ल्यूम जो है वो बहुत ही वीक कैरेक्टर दिखाया गया है। जो वो स्पीच देता है, यानी वो जो भाषण देता है बैरन को, बैरन के ऊपर एक सिंगल स्ट्रीक का असर नहीं होता, कुछ भी रत्ती भर असर नहीं होता। और एंड आफ्टर दैट द थैलिस्टस ने भी फिर उसके बाद क्या करा, जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड किसी लायक नहीं है, उसने उसको धमकाया पर उसके ऊपर कोई असर नहीं है, फिर थैलिस्टस भी इम्पैक्ट उठाता है, वो भी कहता है ठीक है मैं इसे सुनाऊंगी। और थैलिस्टस जब सुनाती है तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑन सर आफ्टर दैट इवन द थैलिस्टस मेड सच एन इम्पैक्ट बट इट ऑल्सो नो कॉज, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन सर प्ल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैरन, ठीक है, बैरन के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं होता, ठीक है, यहाँ आएगा बैरन। उसके बाद है अम्ब्रील गेव ऑल दैट, देखो अम्ब्रील आया, उसने सारे सीन का जो भी था वो जो इकट्ठा करके लाया था क्वीन ऑफ स्प्लिंट से, वो सब उसमें डाल दिया, जिससे कि और जो केस है वो एग्जैगरेट हो गया, बेलिंडा और ज़्यादा उसमें हो गई, ठीक है, इमोशन से भर गई। और बेलिंडा का जो चिंता क्या थी, बेलिंडा की यहाँ से भी आ सकता है पेपर में, उसकी चिंता क्या थी, दैट हर लॉक बैरन वुड प्लेस ऑन द डायमंड रिंग, के वो कहीं उसे अपने डायमंड रिंग में ना डाल ले। अगर वो उसे अपने डायमंड रिंग में डाल लेगा तो फिर वो हर एक को दिखाएगा, जब वो हर एक को दिखाएगा तो ये उसे पसंद नहीं था कि हाँ वो अपनी जीत हर जगह दिखाएगा। तो सबसे बड़ी टेंशन बेलिंडा को यही थी कि बैरन जो है उस बाल को अपने रिंग्स में ना डाल, सॉरी रिंग में ना डाल ले, और वो अगर रिंग में डालेगा तो वो उसे हर जगह दिखाएगा, और उसके बाद वो रिंग में उसके बाल भी चमकेंगे, यानी जितने डायमंड की चमक नहीं होगी उतनी उसके लॉक्स की चमक होगी। और ऐसा स्ट्रेंज थिंग, सिर्फ एक चीज़, और ऐसी बहुत ही जो कहते हैं ना कीमती चीज़, वो तो या तो सिर्फ किसके पास है, बेलिंडा के पास, और फिर दूसरी चीज़ किसके पास हो जाएगी, वो जो कि अंगूठी में पहनता घूमेगा, वो बैरन के पास, जो कि वो चाहती नहीं थी कि उसके लॉक्स जो है वो बैरन के डायमंड वाली रिंग के अंदर इतनी ज़्यादा चमक प्रोड्यूस करें। इसके बाद स्टार्टिंग होती है कैंटो नंबर 5, और कैंटो नंबर 5 इन स्पीच ऑफ द क्लैरिसा, लॉन्ग स्पीच ऐड करी गई है क्लैरिसा की, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लैरिसा की एंड में जो है लॉन्ग स्पीच, और इसी के कुछ मैंने जो लाइनें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड कर रखा है, वो क्लैरिसा की स्पीच है कैंटो नंबर 5। मैंने कहा था उस समय कि आपको कहानी के बिल्कुल बीच में पता चल जाएगा। द क्लैरिसा प्लेसेस अ लॉन्ग स्पीच हियर, लंबी स्पीच रखती है क्लैरिसा। इन हर स्पीच शी सेज, वो लाइन आप ऐड कर लेना, ठीक है, उसे याद भी कर लेना। एवरी वुमन शुड पोजेस द गुड ह्यूमर। देखो मेन वुमेन के अंदर क्वालिटी क्या होती है, इज़ नॉट अबाउट दैट एस्थेटिक ब्यूटी। एस्थेटिक ब्यूटी काम नहीं करती, जो बाहर की खूबसूरती है वो तो माना एक है, पर फिर भी जो गुड ह्यूमर, जो इनर क्वालिटी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द स्पीच वॉज टेकन लाइटली बाय द बेलिंडा, और थैलिस्टस इस स्पीच पे कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनका मानना है नहीं, लॉक्स गए तो वो वापस चाहिए। और उसके बाद वो बैरन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, कौन, फाइनली बेलिंडा। फिजिकल अटैक बाय बेलिंडा टू द बैरन, क्या क्या करती है, पिंच नाक, उसके वो नाक दबा देती है, या फिर बकल, बेल्ट के बकल से उसको मारना शुरू, ठीक है, यानी वो उससे मारना शुरू कर दिया, और हेयर पिन से और रिंग से, जो भी उसके जो बाकी जो एस्थेटिक ऑर्नामेंट है, जो भी उसने पहन रखे होते, उसी से वो उन पे हमला करना शुरू करती है। और बैरन यहाँ पे एज एन फ्लर्ट वाले स्टैंड पे खड़ा रहता है, नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ, वो के ऑफ दैट शी विल नॉट लीव हर अलोन। बैरन कहता है मुझे कोई असर नहीं होता, मरने से मुझे डर नहीं लगता, बस तुम मुझे ना छोड़ के जाओ, ठीक है। ये आशिकी वाली लाइन एंड में जो है बैरन ने डाली है। अब बैरन की इस लाइन से ये एंड होता है, एंड बेलिंडा एवरी टाइम देयर ऑन द सेम डिमांड, बेलिंडा हर बारी मांग रही थी कि मेरे लॉक्स मुझे वापस दो। पर क्योंकि इसका एक एंड भी करना था, एक क्लाइमेक्स सीन को मीट करना था, कि अगर वो लॉक्स अगर उसके पास रह जाए, बैरन के पास, तो वो उसे डायमंड रिंग में पहनेगा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन बेलिंडा को यही थी कि लॉक्स उसके पास ना हो। फिर एंड में क्या होता है, नरेटर ये बताते हैं, यानी फाइनली अलेक्जेंडर पॉप, कि ये जो लॉक्स है वो किस में चेंज हो गया, इनटू स्टार, that the locks of the hairs turns into the star, and he saw that the locks of hair moving towards the sky, this comforts the Belinda। एंड में बताया जाता है बेलिंडा को कि ठीक है, वो जो बाल कटे थे वो जाके ऊपर स्टार में बदल गया ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम हो उसमें मैंने बोला था एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उनमें आते हैं एंट्रेंस में। तो जो लॉक्स थे उसमें रेप ऑफ द लॉक में जो एंड में जो लॉक है वो किस में बदल जाता है, स्टार में, ठीक है। और तब जाके बेलिंडा को कंफर्ट मिलता है, और यहीं पे क्लाइमेक्स सीन जो है इसका आ जाता है। तो ये थी कहानी, और बहुत ही इसमें डीप में मैंने समझाया है। और प्लीज़ यार चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत हो, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे ना, वो चेक करेंगे कि अगैन लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो इस फील्ड के यानी इस रेलम के आप वो सारे जो है बेसिकली भाषा वो जानते हैं कि नहीं, वो जार्गन लिटरेचर के आपको पता है कि नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन डालेंगे वो।
तो इसीलिए अब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, वो सब डिस्कस करना है हमें। तो फर्स्ट थिंग इज बर्लेस्क्यू, कि ये जो राइटिंग है इज़ एन एग्जांपल ऑफ बर्लेस्क्यू। तो एक तरह का जार्गन है, समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, रेप ऑफ द लॉग इज़ एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ बर्लेस्क्यू। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बर्लेस्क्यू क्या है, एक इन लिटरेचर में कॉमिक इमिटेशन ऑफ सीरियस लिटरेरी राइटिंग। कोई भी सीरियस राइटिंग हो उसका एक कॉमिक वे से आप उसे इमिटेट कर रहे हो, इमिटेट मीन्स कॉपी कर रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, बर्लेस्क्यू। जैसे कि देखो, होमर होमर ने ओडिसी लिखी है और वो ट्रेजेडी राइटिंग है ना, ग्रीक ट्रेजेडी है, और सबसे ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी फुल राइटिंग है, उसका जो प्लॉट है बहुत स्ट्रांग है, और जो कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है दैट रियली मैचेस विद द प्लॉट। ठीक है, तो इतने स्ट्रांग रीज़न के ऊपर कैरेक्टर को मूव करवाया गया है। ये होमर ने क्या लिखी थी, अपनी ओडिसी, उसी का एक इमिटेशन है। जिस तरह से अलेक्जेंडर पॉप ने इमिटेट किया है छोटे से सीन को, कि बाल काटने के सीन को इतने बड़े और इतने जो महान एपिक से कंपेयर कर दिया और उसी के स्टाइल से प्रेजेंट किया है, इसी को क्या कहते हैं, बर्लेस्क्यू। तो सीरियस राइटिंग को कॉमिक इमिटेशन के फॉर्म में आपने यूज़ करा। तो एंड ऑल्सो द एक्स्ट्रा वेगेंट बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया इन बर्लेस्क। द सीरियस इज ट्रीटेड एज ए लाइटली, सीरियस राइटिंग को एज लाइटली ट्रीट किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द बर्लेस्क्यू। हाँ, बर्लेस्क्यू अलग है पैरोडी से, पैरोडी भी होता है, देखो पैरोडी, पैरोडी में भी ऐसे ही होता है, पर पैरोडी में क्या होता है, स्टाइल को कॉपी किया जाता है, पर इसमें स्टाइल कॉपी नहीं है। इसमें क्या कॉपी है, प्लॉट को और और पूरी कहानी को ऐसे मूव करवाया गया, जैसे कि होमर के ओडिसी में और एनियड की एनियड, ठीक है, एनियड में जैसे होमर की जो ओडिसी है, और जो हम एनियड में मिलता है, ट्रॉय वॉर है, जो ट्रोजन वॉर है, इतने बड़े बड़े कंसेप्ट को, यूलिसिस का जो वो जो यात्रा है, और उन सारे इतने बड़े बड़े थीम को इतनी ईजली और लाइटली प्रेजेंट किया है। तो वो तो यहाँ पे जो जिस चीज़ को मूव करवाया गया है वो प्लॉट है, जबकि स्टाइल डिक्शन को कॉपी नहीं करा, क्योंकि अलेक्जेंडर पॉप की खुद का स्टाइल ऑफ डिक्शन था क्या, हीरोइक कपलेट, जिसके वो मास्टर माने जाते थे। उनके बाद ना आज तक कोई पैदा हुआ है, इन फ्यूचर मुझे भी नहीं लगता ऐसा कोई होगा। ठीक है, तो स्टाइल डिक्शन खुद का था अलेक्जेंडर पॉप का, पर जो थीम था और जो प्लॉट था, सेंट्रल प्लॉट जिसे कहते हैं, और मीडिया रियाज के फॉर्मेट में लिखना, मिडिल से बैक एंड फोर्थ एपिक स्टाइल में प्रेजेंट करना, ये सारा कुछ था। तो इसीलिए इसे हम बर्लेस्क्यू की कैटेगरी में डालेंगे, पैरोडी में नहीं डालेंगे। पैरोडी में स्टाइल एंड डिक्शन कॉपी होता है। ये तो वन ऑफ द दैट, ठीक है, द रेप ऑफ द लॉग इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द मॉक एपिक और द मॉक एपिक स्टाइल ऑफ द राइटिंग। तो मजाक बनाना है एपिक का, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, इसी तरह का, क्योंकि बर्लेस्क की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। देखो, मॉक एपिक का हीरोइक राइटिंग और मॉक मॉक एपिक हीरोइक राइटिंग या मॉक हीरोइक राइटिंग, इनका मतलब क्या है, इज द फॉर्म ऑफ सटायर। ये सटायर होता है, इसमें क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड हीरोइक स्टाइल, और जिसके ऊपर हीरोइक स्टाइल अप्लाई किया जाता है वो ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर, एक बहुत ही छोटा सा रीज़न होगा, एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, किसने बाल काट लिए, किसने बैरन ने बेलिंडा की, इतना छोटा सा टॉपिक है, और इसको जिस हीरोइक स्टाइल से प्रेजेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड द मॉक एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड मॉक हीरोइक स्टाइल ऑफ राइटिंग। इसमें बिग वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, एग्जाग्रेट किया जाता है, एक्स्ट्रा विगेंट फॉर्म में दिखाया जाता है। एग्जाग्रेट बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एक्स्ट्रा विगेंट का मतलब शानदार तरीके से, ठीक है, इस तरह से दिखाना। ये क्लासिक टाइम ऑफ राइटिंग है, जैसे कि क्लासिक टाइम, जो क्लासिकल टाइम था उसमें भी ऐसी इस तरह से करके एक पैरोडी देखी गई थी। होमर के इलियड की किसी ने कॉपी की थी, उसके स्टाइल का मजाक बनाया था, और वो जो राइटिंग था जिसका नाम था बत्रा छुमा चिमीचा, ठीक है, याद नहीं होता, हटाओ। इट मीन द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस को उसी तरह से स्टाइल को अपनाया गया था जैसे होमर के इलियड को। यहीं से कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर पॉप की स्टाइल ऑफ राइटिंग भी जो है वो पैरोडी नहीं है, पर हाँ बर्लेस्क है उसमें। पैरोडी में तो स्टाइल एंड डिक्शन उठाया गया था, पर इसमें जो है अगेन जो प्लॉट और सेंट्रल आइडिया को रखा गया और उस तरह से मूव करवाया गया, कैरेक्टर को वैसे ही मूव करवाया गया जैसे कि होमर के जो है ओडिसी में था। तो 17th एंड 18th सेंचुरी में नियो क्लासिकल पीरियड कहते हैं इसे। जो क्लासिकल पीरियड का मतलब क्या है, वो क्लासिकल एज अगेन द एलिजाबेथन एज, जिसमें कि हमें फाइनली शेक्सपियर, है ना, सबको पता ही है। तो शेक्सपियर की जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी वो उसने तो एक रेनेसा को दिखाया। रेनेसा का मतलब क्या होता है, अगेन दैट रीबर्थ एंड द रीजनरेशन, एक न्यू फेज, होमोसेंट्रिक एसेंस दिखाया। होमोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यानी ह्यूमन बेस्ड राइटिंग। इससे पहले चर्च का डोमिनेंस था, रोमन कैथोलिक सिस्टम था। तो रोमन कैथोलिक सिस्टम यानी जूलियस सीजर, आपको पता है ना, सीजर का रोमन कैथोलिक सिस्टम, फिर किस तरह से ऑक्टेवियस सीजर आया। तो चर्च का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता था, चर्च के थ्रू मॉरल प्ले, मोरालिटी बेस्ड प्ले होने चाहिए।
शेक्सपियर ने इन सारे को हटा के और जो बेसिक रूल थे जो एरिस्टोटल ने अपने पोइटिक में लिखे थे कि इस तरह के रूल्स होते हैं किसी ट्रेजेडी को लिखने के लिए, उन सब को कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए शेक्सपियर एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग लेके आए, ड्रामा के फॉर्म में प्रेजेंट किया। और पहली बारी जो है राइटिंग मॉरल बेस से हटके होमोसेंट्रिक अप्रोच में गई। होमोसेंट्रिक यानी ह्यूमन एसेंस यानी ह्यूमैनिटी के लिए, यानी इंसान को अब जीना है और इंसानियत की छोटी छोटी चीज़ पे आप उसे एंजॉय कर सकते हो, यानी कि जो बाइबल में लिखा गया है वही सब बातें माननी है, उसी तरह की राइटिंग है, सच पाप इन सब को ही देखते रहो। जबकि होमोसेंट्रिक भी है, होमो यानी ह्यूमैनिटी एंजॉय करने के लिए ड्रामा व्रामा ये सब लिखा जाना चाहिए। पर जब ये जो नई एज आई यानी चार्ल्स सेकंड ने जब इंग्लैंड को रिस्टोर करवा दिया 1660 में, इस 1660 से एक नियो क्लासिकल फेज़ आया। सब कुछ को अच्छा एक ग्राउंड मिला, एक सही प्लेटफॉर्म मिला लिखने के लिए, क्योंकि प्यूरिटन एज के बाद अब ये वाली एज आई है 1660। प्यूरिटन एज एक बहुत ही वैसी एज थी है ना जिसमें काफ़ी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता था, क्रॉमवेल गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट आ रखे थे। पर पार्लियामेंट के बाद दोबारा से 1660 में चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को रिस्टोर करवाया। और फिर उसके बाद जो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली राइटर को, तब यहाँ से दी एमरजेंस ऑफ सटायर हुआ। सटायर के एमरजेंस के पीछे हम कह सकते हैं कैरोलिन एज या चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन पीरियड का बहुत बड़ा हाथ था। चार्ल्स सेकंड ने सबको एज एन लिबरल एयर दिया, एक वॉइस दी कि जिसको जो लिखना है जिस स्टाइल से लिखना है वो लिखो। माना कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जो जो ये राइटिंग थी दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ अगेन लिटरेचर, कि आप एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हो सटायर कर रहे हो, बट स्टिल द वे ऑफ राइटिंग इट मेक्स इट्स ए लिटरेचर। ठीक है, वो जो स्टाइल है लिखने का, वो जैसे ड्राइडन हो गए, ड्राइडन की जो फेमस है मैक फ्लेकनो, ऐसे ही साथ हमारे पास अलेक्जेंडर पॉप की फेमस जो है द रेप ऑफ लॉक। तो इन सब को सिटायर के ग्राउंड को इन्हीं सबको नियो क्लासिकल एज कहा जाता है, क्लासिकल एज का एक न्यू वर्जन। दिस इज अगेन द फेज ऑफ द नियो क्लासिकल एज। तो ये सब आपको ध्यान रखना। तो फाइनली रेस्टोरेशन एज को बताना कि किस तरह से रेस्टोरेशन एज की वजह से बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी फॉर्म हुआ और एक नियो क्लासिकल फेज सेट किया उन्होंने इंग्लैंड के उसमें, ठीक है, राइटिंग फील्ड में। तो इसी टाइम पे और भी बेसिक राइटिंग आ रही थी, जैसे कि द बैटल ऑफ बुक सुना होगा आपने, ये भी मॉक एपिक है और किसने लिखे है, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट की राइटिंग तो ऐसी है जैसे द गुलिवर्स ट्रैवल आपने पढ़ी हो तो, या मूवी देखी हो जो जंतरम मंतरम, तो गुलिवर्स ट्रैवल इज़ एन एक्सलेंट एग्जांपल। ठीक है, ऐसे दी बैटल ऑफ बुक्स है वो भी इंग्लिश के मॉक एपिक को दिखाती है। द रेप ऑफ लॉक भी है वो भी, जैसे कि ट्रोजन जैसे बड़े बड़े, ट्रॉय की वॉर जैसे बड़े बड़े इम्पैक्ट को बहुत ही ट्रिवियल मैटर पे उतार दिया। तो ये सब आप इसमें साथ में और ऐड कर देना जब आप लिख रहे हो मॉक एपिक में। पहले तो मॉक एपिक की डेफिनेशन बताना, इसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट होता है, स्टाइल पैम्पस होता है, फिर आप उसको किस तरह से रिलेट कर देना किससे, उसे ये अलेक्जेंडर पॉप के द रेप ऑफ लॉक से, कि किस ट्रिवियल इशू को कितने हीरोइक स्टाइल में लिखा गया, इयाम्बिक पेंटामीटर यूज़ कर रखा है, हीरोइक कपलेट यूज़ किया है, और उसमें किस तरह से छोटे छोटे सीन को प्रेजेंट किया गया है जिसको कि ट्रॉय के वॉर से, होमर के ओडिसी से कनेक्ट किया गया है। फिर साथ ही साथ कंक्लूजन में आप ये भी ऐड कर सकते हो तो जो एज है वो रेस्टोरेशन पीरियड की वजह से वो एज फॉर्म हुआ। जैसे और भी राइटिंग देखी गई थी, बैटल ऑफ बुक्स हो गया, गुलिवर्स ट्रैवल हो गया, जो कि जोनाथन स्विफ्ट की राइटिंग है, वो भी एक ऐसे ही दौर सेट करा था जिसमें कि मॉक एपिक का सीन देखा गया। देख लेना, इसमें वही बात है जैसे सुपर नेचुरल इवेंट का यूज़ किया गया था, एक ट्रिवियल मैटर को दिखाने के लिए किस तरह से एक्स्ट्रा वेगेंसी को ऐड किया गया, पॉप का जो स्टाइल था रेप ऑफ लॉक में। बाकी आप अपनी तरफ से और लिख के आ सकते हो, है ना, कुछ अलग अलग कंसेप्ट को, जैसे मिल्टन ने इसी का यूज़ करा था। मिल्टन ने भी इस तरह की चीज़ों को बहुत दिखाया जब हम आगे चल के मूव होते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। तो जो पैराडाइज लॉस्ट जैसे जो फेमस जो राइटिंग आई वो उनका सबका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो नियो क्लासिकल एज ने फिक्स किया था। तो ये सब कुछ बातें जो है आप ऐड कर दोगे तो आपके मार्क्स सच में अच्छे आएंगे काफ़ी। ये बारे ये करती है कि देखो फेमिनिस्ट पॉइंट से हर राइटिंग को एक बार ही देखना होता है कि फ़ीमेल की क्या वैल्यू और क्या नहीं, उसमें किस तरह से देखा गया था उस एज ने, उस टाइम में सोशल डायमेंशन क्या थे रिलेटेड और रिगार्डिंग टू द फीमेल। तो रेप ऑफ द लॉक में हमें दिखा है दो वर्ल्ड दिखाए गए हैं। द फर्स्ट इज अबाउट द वन वर्ल्ड ऑफ द क्लासिकल एपिक, एक तो क्लासिकल थीम पे प्रेजेंट किया गया है, और जो अदर वर्ल्ड इज अबाउट द एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, वर्ल्ड दिखा रखे हैं वो अलग अलग। ठीक है, तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, देखो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब फीमेल बेस ऑफ राइटिंग जैसे कि उसमें डाल दे के फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो राइटिंग है द रेप ऑफ द लॉक वो किस एक्सटेंट तक जो है वो वैलिड है। पहले तो देखो उसमें विक्ट्री दिखाया गया है फीमेल का, किस तरह से उसकी आउटर अपीयरेंस, एस्थेटिक वैल्यू, ये सब कुछ दिखा रखा है।
और स्टोरी में द स्टोरी इज़ द डाउनफॉल, जैसे कि कार्ड जब खेल रहे थे तो ओम्ब्रे उसमें किस तरह से फीमेल को जिताया गया, तो पेट्रियार्कल टेस्ट कहीं ना कहीं फेड हो रही है। और उसके बाद उसके लिए अलग अलग गार्ड थे, किसके लिए, बेलिंडा के लिए। तो दोबारा तो फेमिनिस्ट राइटिंग है, फीमेल को सच में यहाँ पे पावर दी गई है। और द रेप ऑफ द लॉक में एंड में माना कि जैसे कि बैरन उसके लॉक को काट लेता है, पर काटने के बाद भी उसे एसन पायस दिखाना, इतना पवित्र दिखाना, एसन होली ग्रेल दिखाना कि वो जो है वो लॉक, यानी फीमेल के, खुद सोचो, लॉक स्टार के इक्वलेंट है, स्टार के इक्वलेंट है, यानी उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी, हाइड्रोजन हीलियम का कॉम्बिनेशन, तो इतना ज़्यादा वैसे प्रेजेंट किया गया है। तो ये वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये राइटिंग डिफरेंट बनाती है मिल्टॉनिक टेस्ट से। मिल्टन ने कहीं ना कहीं सैटनिक पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था, फीमेल को काफ़ी डाउनग्रेडेड दिखाया था, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें अलेक्जेंडर पॉप में फीमेल की एज एन रिस्पेक्ट, फीमेल को एज एन स्टॉन्च एंड पावरफुल दिखाया है, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है आपको। यहाँ पर ही देखो कंपैरिजन हो रहा है किससे, मिल्टन से। तो मिल्टन के कंपैरिजन, पहले देखो दोनों की एज को अच्छे से समझ लो, शायद पीछे वाली स्लाइड में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि दोनों में से कौन सी चीज़ पहले आई बाद में आई। तो देखो मिल्टन की जो है, यानी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ये सबको वो पता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन लेके आए थे 1667 में, और 1667 में पैराडाइज लॉस्ट आई। उसके बाद सेकेंड एडिशन को लिखना पड़ा ज़बरदस्ती 1674 में, क्योंकि जैसे दिखाया गया सैटनिक टेस्ट को, तो उस टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शैतानों को ऐसे दिखा रखा था, जैसे माइंड इज एन एटमोस्ट थिंग दैट कैन ड्रैग हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। इस तरह की कुछ बेस्ट बेस्ट डायलॉग जो है वो सैटन को दे दिया गया था, और फीमेल को डाउनग्रेडेड दिखाया गया। तो इसलिए 1674 में सेकेंड वर्जन आया, सेकेंड एडिशन आई जो है पैराडाइज लॉस्ट की। तो ये देखो, ये 17th सेंचुरी के एंड की राइटिंग है, जबकि हमारे पास रेप ऑफ द लॉक है, जो रेप ऑफ द लॉक मैंने बोला है 1717। मिल्टन ने ग्राउंड को सेट किया था एक तरह से, जिस तरह से देखो मिल्टन हो गया, और उससे पीछे अगर हम पूरे ऑर्डर में चले तो शेक्सपियर। देखो माना कि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो रही है, पर एक तरह से आपका ऐप्टनेस और जो सब कुछ क्लैरिटी मेंटेन हो रही है सबको, देखो वो अच्छे से समझो। जैसे शेक्सपियर ने जो बातें रखी थी, एक तो होमोसेंट्रिक अप्रोच दे दिया था, किस तरह से ग्राउंड सेट हुआ किसके लिए, आपको ये देखना है, रेप ऑफ द लॉक के लिए। ये रहा रेप ऑफ द लॉक इस तरफ, तो होमोसेंट्रिक अप्रोच और रेनेसां, ठीक है। उसके साथ साथ स्पिरिट को, जैसे मैकबेथ में स्पिरिट को प्रेजेंट किया गया, उसके साथ साथ मैकबेथ के साथ जो लास्ट राइटिंग थी शेक्सपियर की, टेम्पेस्ट में जैसे कि एरियल को प्रेजेंट किया गया। इन सब ने एक आइडिया, एक तो गियर यहीं पे सेट कर दिया था, एक तरह का माहौल दे दिया था पूरी सोसाइटी को, उस समय की एज को। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास डायमेंशन आया वो मिल्टन ने ऐड करा। मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में वही सैटन के डायलॉग, वो ब्लैंक वर्स में मिल्टन का लिखना, ठीक है, और ऑफ ऑफ से स्टार्टिंग करना, तो और उसके बाद वो जो है जो रिलीजियस टिंट है वो यहाँ से मिल गया, इस रिलीजियस टिंट ने, और साथ ही साथ होमोसेंट्रिक अप्रोच ने, और उसके बाद चार्ल्स सेकंड का, जो चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन इंग्लैंड है, इन सब ने कनेक्ट होकर रेप ऑफ द लॉक जैसे एक महान वर्क को जो है उसे फाइनली ऑन पेजेस पे आने दिया, ठीक है। तो इन सब ने माइंड सेट किया था किसका, अलेक्जेंडर पोप का। तो वो ये जैसे कि देखो क्रिश्चियनिटी, मिल्टॉनिक टेस्ट में मिल्टन की जो राइटिंग है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें काफ़ी जैसे ट्री ऑफ नॉलेज दिखाया गया, वुमेन को डाउन ट्रोडन दिखाया गया, फीमेल ने मिस्टेक किया, और बिब्लिकल फॉल दिखाया गया, कैसे एडम और ईव को सज़ा मिलती है ना, और ये सारा कुछ सीन उसमें प्रेजेंट किया गया। और जबकि फाइनली जब इसको पढ़ते हैं, क्या नाम है हमारे पास, अलेक्जेंडर पॉप की रेप ऑफ लॉ को, इसमें फीमेल की कंडीशन आउटराइट रखी गई, इसमें ये एज एन फॉलन फेस नहीं दिखाया गया, सब कुछ को थीम को बहुत ही लाइटली लेके चले, मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखा गया। तो वही थोड़ा कंपैरिजन में ध्यान रखना है आपको, जो होमर की इलियड था, होमर की इलियड और वर्जिल की जो एनियड है, ठीक है, होमर का फेमस वर्क जो इलियड, और या फिर आप ओडिसी कह सकते हो, होमर ने इलियड लिखी और ओडिसी लिखी, वर्जिल ने एनियड लिखा। इन सब के देखो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को एक ग्रैंड पर्पस के लिए मिल्टन ने यूज़ करा। मिल्टन की जो राइटिंग थी पैराडाइज लॉस्ट, उसका जो थीम था वो बिल्कुल ग्रैंड था, बाइबल का थीम। ना उसमें कोई पैरोडी थी, ना ही उसमें कोई, साथ ही साथ ना तो पैरोडी थी, ना तो कोई मजाक बनाएगा स्टाइल एंड डिक्शन का, ना ही बर्लेस्क्यू का, ना कि थीम का मजाक बनाया गया, पर एक तरह का इमिटेशन था, ठीक है। तो ये एक प्योर इमिटेशन माना जाएगा। जबकि अलेक्जेंडर पॉप की तरफ यहाँ बिल्कुल उस एज ने न्यू क्लासिकल फेज में बिल्कुल उल्टा घुमा के सेट करा है,
थीम जो है, जो मेन रीज़न जो है उसका एक तरह का मॉक किया गया और एपिक का भी मॉक बनाया गया, मीडिया रियस फॉर्मेट का भी मॉक बनाया गया, सबका एक तरह का बर्लेस्क फॉर्म किया गया जो कि मिल्टन के एज में नहीं था। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक हर एक के बारे में हल्का 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 पता होना चाहिए किस में क्या था और किस में क्या नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में जब कंपैरिजन का आएगा तो सच में आपको लिखने के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जो स्लाइड ऐड कर दिया ताकि आप इसे देख के स्लाइड को रोक के वीडियो को रोक के एक बार इसे रीड कर लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही सारी बातें जो मैंने बता रखा है, पर अगर हाँ जो कोई ऐसा बच्चा हो जो कि ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहता हो वो पढ़ सकता है। अब कुछ कुछ देखो, जेंडर रोल इन द रेप ऑफ द लॉक द पॉप कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट द जेंडर रोल। जेंडर रोल को जो मैनिपुलेट किया गया, जैसे बेलिंडा को कैसे दिखाया गया एज एन मेल टर्म, द हीरोइक बैटल है ना, एंगर, वो सब कुछ उसके अंदर दिखा रखा, जबकि क्लैरिसा को भी एज एन वेपन प्रोवाइड करते हुए, तो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से सच में फीमेल को पावरफुल दिखाया गया। वही वाली बातें जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें दोबारा से है। एक बार ये आप रोके से पढ़ लेना, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें अलग है सब कुछ। बाकी स्लाइड इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको कुछ वर्ड्स मिल जाए, कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाए, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से पेपर में लिख सको। कि इन पॉइंट को रिगार्डिंग जो जो पॉइंट्स में रखे गए हैं, जैसे कि देखो द रेप ऑफ लॉक में एक तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया रिगार्डिंग टू दी वुमेन। वुमेन के रिगार्डिंग जो एक्सप्लोरेशन ऑफ सोसाइटी वो अच्छे से दिखाया गया। सोसाइटी को फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, जैसे फीमेल को एज इन प्योर दिखाया गया, पायस दिखाया गया, ठीक है, और रेपुटेटेड दिखाया गया, रेपुटेशन काफ़ी अच्छा दिखाया गया, जैसे बेलिंडा के हेयर, उसके फीमेल अट्रैक्शन दिखाया गया, ठीक है। ये सब कुछ तो मैनेज किया, पर साथ ही साथ फीमेल की जो इज्जत है वो इतनी ज़्यादा वो है कि सिर्फ एक लॉक के कटने की वजह से जो बुक का पूरा टाइटल है वो सेक्सुअल एलिगरी के फॉर्म में अलेक्जेंडर पॉप ने डाल दिया, इट मीन द रेप ऑफ द लॉक। हाँ, माना कि टाइटल अट्रैक्ट करने का है, पर स्टिल उस एज और सोसाइटी के हिसाब से टाइटल लिखी जाती है। मान लो आप सटायर लिख रहे हो, पर स्टिल दैट यू आर प्लेसिंग द रेप वर्ड, आप बिल्कुल टाइटल पे लिख रहे हो तो एक सेक्सुअल एलिगरी लिखा है। अब देखो एलिगरी और सिंबल में क्या फ़र्क है। देखो सिंबल तो होता है नॉर्मल, किसी को आपने किसी से कंपेयर कर दिया, बट एलिगरी मीन्स एक्सटेंडेड सिंबल। उसके पीछे एक स्टोरी होगी दैट फॉर्म ए सिंबल। जैसे मान लो मैंने किसी को किसी से कंपेयर कर दिया, जैसे मान लो किसी को मैंने कह दिया दैट यू आर लाइक एन अशोका, तो अशोका की पूरी हिस्ट्री अटैच होगी उसके साथ, दिस इज एन एलिगरी। तो एलिगरी रिलीजियस भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, पर ये सेक्सुअल एलिगरी है, यानी सेक्स के जैसे की तरह के इमेजेस जो हैं, जैसे रेप जैसे इमेजेस को सबको डाल के एक सिंपल सिंबल के अंदर लॉक कर दिया गया, उसी को एलिगरी कहते हैं। एलिगरी के पीछे एक्सटेंडेड हिस्ट्री होती है, इसीलिए हम सिंबल ना यूज़ के कई बार क्या यूज़ करते हैं, एलिगरी। तो एलिगरी एक्सटेंडेड सिंबल है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल एलिगरी को प्लेस किया गया, और फीमेल की जो रेपुटेशन और जो फीमेल की जो इज्जत है इतनी प्यारी है कि एक लॉक के कटने की वजह से जो पूरे उस टाइटल को रेप ऑफ द लॉक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये ध्यान रखना है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी पॉइंट्स आपको इस पूरी स्लाइड में मिल जाएंगे, और भी मैंने काफ़ी स्लाइड ऐड कर रखा है, आपको बस देखते जाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो रिलीजियस पाइटी कैसे दिखा रखा है, एक तो कैथोलिक, पोप खुद कैथोलिक थे तो कैथोलिक टर्म से दिखाया गया है कई सारे, जैसे कि अल्टार का यूज़ किया गया है इसमें, और क्रिश्चियन जैसे उसमें लव लेटर डाला जाता है वो लव लेटर, और जो पायस और रिलीजियस लव लेटर हैं वो वाइट ब्रेस्ट दिखा रखा है, जिसका मतलब है फीमेल काफ़ी पायस है, ठीक है, बहुत ही पवित्र दिखा रखा है, ठीक है। ज्वेल्स माइट, और उसके साथ साथ कोई भी इरोटिक सीन को ऐड नहीं किया गया। लव एज एन सेक्युलर लव दिखाया गया था, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलीजियस टाइम पे और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे पोएम को प्रेजेंट करते हैं। इट्स ऑल्सो क्लास ऑफ सोसाइटी पे भी कमेंट है, जैसे कि देखो छोटी छोटी गॉसिपिंग, फ्लर्टिंग, ये ट्रिवियल मैटर के ऊपर इतने कार्ड गेम्स, ठीक है, फ्लर्ट करना, गैम्बलिंग करना, ये सारे सीन में दिखा रखा है। और मैंने बोला था एवरी राइटिंग, कोई भी राइटिंग हो, इज ए सोशल रिफ्लेक्शन, उस समाज, उस जमाने के समाज को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये पोप ने कहीं ना कहीं, अलेक्जेंडर पोप ने इसको भी मेंटेन किया है, अपर क्लास ऑफ सोसाइटी को सेटराइज किया, उनके सोशल टर्म को सेटराइज किया है, कास्ट में कितना ज़्यादा वो दिखाया गया वो भी देखो आप, कल्चर में कितना ज़्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि सोसाइटी के फॉर्म, जैसे ट्रिवियल मैटर पे बात करना, फ्लर्टिंग, गॉसिपिंग, ये सारे सीन को हम कोई भी इसमें बिल्कुल आसानी से देख सकता है। जब आप इसको रीड कर रहे हो तो बिल्कुल आप सीधा क्लैरिटी मेंटेन होती है इसमें, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल फैक्ट देखा जा सकता है कि क्या है और क्या नहीं हो रहा। कार्ड का गेम खेल रहे हैं वो, ठीक है, किस तरह से एस्थेटिक वैल्यू साथ सजाया सजावट जाता है और कैसे सबका ध्यान उस तरफ जा रहा था। तो ये सारा कुछ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से रिवील करता है। नेक्स्ट, कि किस तरह से ब्यूटी का एक टेम्परेरी होता है, सुंदरता कुछ पल के लिए होती है, जबकि जो
मेन जो गुण होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। ये तो क्लैरिसा की स्पीच से जो मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर रखा था उससे भी आप देख सकते हो। और क्लैरिसा कैंटो नंबर 5 में इस चीज़ को रिवील करती है, बिल्कुल अच्छी तरह से सबको समझाती है कि जो ब्यूटी है वो कुछ पल के लिए होता है, पर जो रियल होता है दैट्स ऑल अबाउट द नेचर, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। एक बार इस स्लाइड को आप अच्छे से रीड कर लेना, वही सारी बातें लिखी हुई है। द सेम इज़ फॉर दिक वैल्यू सिर्फ मैंने इसलिए ऐड कर रखा है ताकि आपको कोई गाइड और रेफरेंस बुक या कुछ अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी राइटिंग मटेरियल है सब कुछ आप यहाँ से देख के उन सबको अगर पॉइंट टू पॉइंट भी आप लिखाओगे तो आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ वुमेन बढ़ा चढ़ा के सोसाइटी में दिखाती है, फैशन उन सब के ऊपर कमेंट है, ड्रेसिंग साइंस के, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, सॉरी, फ्लैटरी के ऊपर, लेडीज़ किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है सोसाइटी में, उन सब के ऊपर एक कमेंट है। तो फीमेल के ऊपर एस्थेटिक वैल्यू के ऊपर कमेंट है, इसको भी आप रोक के एक बार रीड कर लेना। तो कार्ड के गेम यानी फीमेल तक कार्ड के गेम को खेल रही है, तो इस तरह उस टाइम के सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से यहाँ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। तो ये उनको देखना है, देखो जो आंसर राइटिंग लिख के आना चाहते हैं, जैसे कि ज्वेल्स है, कॉस्मेटिक है, पाउडर है, पिंस है, सेंट है, पेंट है, ठीक है, और जो ये सारा कुछ उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रखा है। तो ये उस समय की सोसाइटी, एस्थेटिक एसेंस और फीमेल वुमेन को उनकी फॉलीज, उनके आउटर अपीयरेंस, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं इन सबको लाइमलाइट में लेके आती है। तो यहाँ से सिर्फ आप पॉइंट्स नोट करो, उसको आप जरूर ऐड करके आना। ये फाइनली मैं इसको डिस्कस द रेप ऑफ लॉक एज ए मॉक हीरोइक पोएम। इसका आंसर ये है, तो बिल्कुल आंसर आप इसे रोक के आंसर को रीड कर लेना बिल्कुल प्यार से, और इसी तरह से आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो ये देख लो आप बिल्कुल, स्लाइड लिखना शुरू कर दो, या फिर इसे जो है जैसा भी है, अगर आप इसमें से 5 to 8 या 9 लाइन्स में लिखा है और कुछ भी आपको समझ आ रहा हो इसके रिगार्डिंग को, थोड़ी थोड़ी बातें वो सब लिखा है, तो सच में अच्छे स्कोर आएंगे आपके। ये भी आंसर राइटिंग के लिए ये पूरा पेज, आप इसे रोको और देखो और लिखो। यहाँ पे ये द एंडिंग ऑफ दिस आंसर, द सेकंड क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक इज अ सोशल सटायर, इसको भी देखो आप, दिस इज द आंसर। ठीक है, काफ़ी मेहनत कर करके ये आंसर निकाले गए हैं आपके लिए, तो एक बार अच्छे से देख लो, एक बार रीड कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे पक्का। ये सेम, दिस वन इज अगेन द नेक्स्ट वन। तो फटाफट इसको रोकते चलो और करते जाओ। हाँ, इसका इसका मैं पीडीएफ आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा, बाकी आप एक बारी देख भी लो, वैसे भी देख लो एक बारी पढ़ पढ़ के, है ना। तो पीडीएफ क्या पता लेट हो जाए मुझे अपलोड करने, या टीम थोड़ा बहुत टाइम ले ले। सुपर नेचुरल इवेंट कितने ज़्यादा दिखा रखे हैं रेप ऑफ लॉक में, वो देखो आप। नोट्स में ना हो, एक बारी अगर आप रीड भी कर लो तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मान लो द एरियल द लीडर ऑफ ऑल द स्पिरिट, है ना, ये थोड़ी थोड़ी बातें देख लेना, द लाइट ऑफ द मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, तो द चार्ज ऑफ द डॉग। तो ये अगर बेसिकली देखो पूरी लाइन अगर नहीं याद हो रही हो तो कुछ कुछ भी अगर आप उसमें से उठा लो वो भी बहुत है। सेम लो बस अभी सभी स्लाइड को अच्छे से, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट जरूर करना, और जो सिलेबस में आपको जो कुछ समझना है ना वो बता दिया करो, और नीचे कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम और ये अच्छी तरह से वर्क को टाइप कर दो बाय द राइटर, मैं पक्का उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो। इस क्वेश्चन का ये एंड है। कमेंट द पनिशमेंट अलॉटेड बाय द एरियल टू द सेल्फ हु विल प्रूव टू द नेग्लिजेंट फॉर देयर ड्यूटी। पनिशमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है। इस पनिशमेंट के लिए आप इसे देख लेना कि कौन कौन सी पनिशमेंट दी गई थी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ स्टिल दे कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, तो एक बार ही गो थ्रू हो जाना। अगर आपको कुछ समझ ना आए, अगर जैसे कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं स्पेशल एक और वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अब ये काफ़ी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो समरी किस तरह से वो तैयार होती है, वो सारा कुछ जो कॉम मैंने बताया था, आइवरी कॉम हो गया, उसके बाद एलिगेंस ऑफ द कॉम, पिन कैसे यूज़ करे गए, ठीक है, और ये सब एक बार रीड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार रीड कर लेना क्या क्या है, क्या क्या डाला है, एक बार ये अच्छे से, और नहीं समझ आया तो यार बिना शर्माए हुए नीचे जरूर कमेंट कर देना। वेरियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किस किस को क्या क्या काम दिया गया था, समरी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह समझा रखा है, उसी तरह से आप इसमें लिखाना, बाकी ये आपको स्लाइड थोड़ी बहुत और हेल्प कर देगी।
फाइनली थैंक यू। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, पर फिर भी यार इतना बड़ा वर्क था ये, तो इसको ऐसे ही कंप्लीट करवाना, तब क्या करूँ। पर हाँ, इस वीडियो को देख के आपको इधर उधर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर कर रखा है। सिर्फ इसको देखो और पेपर में सीधा जाके कूद जाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। और नीचे कमेंट जरूर कर देना आप, ठीक है, आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी नहीं। साथ साथ कॉलेज क्या है क्या, और वो है जो आप फाइनली, कि आपका जो डाउट्स वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन जो समझ ना आया हो, या फिर कोई ऐसा वर्क जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू। और चैनल को शेयर और करो, क्योंकि अभी मेरा चैनल जो है वो ग्रोइंग पीरियड में है। फाइनली मैं तो अभी बना रहा हूँ वीडियो, 28 और 29 मैंने वीडियोस बनाई है, काफ़ी बच्चों को पसंद आ रही है, तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक बार ये सही क्रीम लेयर पे आ जाएगा तो मैं आपके सारे वर्क यानी बिल्कुल एंड तक ग्रेजुएशन पूरी करवा के मानूंगा, बिल्कुल एंड तक। ठीक है, जो जो आप जिस जिस ईयर में हो बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो सब मेरा काम है, मैं अपने आप ही करवाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।